हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का केवल विद दीपक के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज का क्लास हो गया हमारी पार्ट 5 यूपी स्पेशल जीएस। पार्ट 1 से लेके पार्ट 4 तक ऑलरेडी हम अपने चैनल पे अपलोड करा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप उन वीडियो को प्लीज़ देख लीजिए। इसके बाद आप पार्ट 5 जो कि आज की वीडियो होगी आप इसको देख सकते हैं। वीडियो आपको अंत में कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना देर किए। वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं जनगणना। जो सेंसस हुई थी 2011, तो उसके अनुसार उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या कैसे है। तो बात करते हैं जनगणना 2011 के अनुसार गोंड समूह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। ठीक है, जो लगभग 5,69,035 लोग हैं। गोंड जो जनजाति है उत्तर प्रदेश के अंदर। इसके बाद में खरवार आ जाता है, खरवार जनजाति समूह आ जाता है। फिर आ जाता है थारू, फिर क्या आ जाता है थारू। तो उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गोंड है। गोंड के बाद आपका खरवार है, खरवार के बाद आपका थारू है। इसके बाद में उत्तर प्रदेश के जालौन व अयोध्या जिलों में, जालौन में और अयोध्या जिले में एक भी जनजाति नहीं रहती है। अगर हम थारू जनजाति की बात करें, थारू समूह की बात करें, तो थारू जनजाति जो है आपकी उत्तर प्रदेश में थारू समूह की एकमात्र जनजाति, उत्तर प्रदेश में एकमात्र थारू जनजाति पाई जाती है। ठीक है, थारू समूह की एकमात्र थारू पाई जाती है जनजाति। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के तराई वाला भाग जो है और बलरामपुर में निवास करती है। थारू जनजाति के लोग किरात वंश से संबंधित हैं। थारू जनजाति के लोगों की शारीरिक संरचना की प्रमुख विशेषताएं अगर आप देखें तो वो छोटे कद के होते हैं। ठीक है, और उनका जो चेहरा होता है वो चौड़ा होता है थोड़ा। ठीक है, और चमड़ी का रंग हल्का सा पीला होता है। तो ये उनकी एक तरीके से अब उनकी बॉडी स्ट्रक्चर है। इसके अलावा थारू जनजाति के लोगों का मुख्य भोजन क्या है? तो थारू जनजाति के लोगों का जो मुख्य भोजन है वो है उनका चावल। ठीक है, दोपहर व शाम के भोजन के लिए थारू लोग मिझनी और बेरी शब्दों का प्रयोग करते हैं। दोपहर के लिए और सांझ के लिए मिझनी और बेरी। थारू जनजाति के लोग अपने घरों का निर्माण लकड़ी के लट्ठों, ठीक है, लकड़ी के लट्ठों तथा नरकुलों से करते हैं। इसके अलावा थारू जनजाति के लोगों की पारिवारिक व्यवस्था संयुक्त परिवार प्रथा से संबंधित है, यानी उनकी जो व्यवस्था है वो संयुक्त परिवार वाली है। ठीक है, जो कि भारतीय सभ्यता का एक हिस्सा भी है। इसके अलावा थारू जनजाति के लोग दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। ठीक है, दीपावली का जो त्यौहार होता है उसको शोक दिवस के रूप में, शोक पर्व के रूप में मनाते हैं थारू जनजाति के लोग। इसके अलावा थारू जनजाति में बदला विवाह प्रचलित है। ठीक है, बदला विवाह, बेटी के बदले बेटी देना। इसके अलावा थारू जनजाति के लोगों को शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लखीमपुर खीरी में एक महाविद्यालय की स्थापना भी की गई है। बजहर नामक जो पर्व है वो थारू जनजाति द्वारा मनाया जाता है उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश में थारू विकास परियोजना का शुभारंभ 2 अक्टूबर 1980 में किया गया था। इसके बाद में दूसरी जनजाति है उत्तर प्रदेश के अंदर जौनसारी। कौन सी है? जौनसारी। जौनसारी जनजाति द्वारा विक्सु, पौंचाई, दियाई उत्सव मनाए जाते हैं। रासो, घुमसू, झेला, घोड़ो, धी, घुंडचा, जंगबाजी, सराई, अंडे कांडे नृत्य जौनसारी जनजाति से संबंधित है आपके। ठीक है, इसके अलावा बुक्सा और भोक्सा ये जनजाति भी उत्तर प्रदेश के अंदर पाई जाती है। तो बुक्सा या भोक्सा जनजाति उत्तर प्रदेश के मुख्यतः बिजनौर जिले में पाई जाती है। बुक्सा जनजाति का संबंध पटवार राजपूत घराने से माना जाता है। बुक्सा जनजाति में सामाजिक स्थिरीकरण पाया जाता है। बुक्सा जनजाति द्वारा बोलचाल में हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। और बुक्सा जनजाति की पंचायत का सर्वोच्च व्यक्ति क्या कहलाता है? तख्त कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? तख्त। बुक्सा जनजाति के लोग चामुंडा देवी की पूजा करते हैं। तो किस देवी देवता को पूजा जाता है बुक्सा के द्वारा? चामुंडा देवी को पूजा जाता है। बुक्सा जनजाति के लोगों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? कृषि है। बुक्सा में प्रमुख जनजाति विकास परियोजना 1983 से 1984 में शुरू की गई थी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की जनजातियां और वो किस किस जनपद में रहती है वो देखना है। ठीक है, तो एक है आपकी गोंड। गोंड जो समूह है आपका, ये इनको गोंड धुरिया, नायक, ओझा, पथारी या राजगोंड इनके नाम से भी जाना जाता है। और इसमें ये कहाँ पाई जाती है? महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, संत कबीर नगर, कुशीनगर, चंदौली और भदोही इसमें पाई जाती है आपकी। इसके बाद में है खरवार समूह। तो खरवार या खैरवार
ये देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी और सोनभद्र वाले इलाके में पाई जाती हैं। इसके अलावा है आपका सहरिया, सहरिया आपके ललितपुर में पाई जाती है जनजाति। और इसके अलावा नेक्स्ट है आपका परहिया, परहिया कहाँ पाया जाता है? सोनभद्र जिले में। बैगा जनजाति सोनभद्र में पाई जाती है। पंखा या पनिका ये पाई जाती है आपकी सोनभद्र और मिर्जापुर में। अगरिया कहाँ पाई जाती है? सोनभद्र में पाई जाती है। पटारी कहाँ पाई जाती है? सोनभद्र जिले में पाई जाती है आपकी पटारी। और इसके अलावा चेरो, चेरो कहाँ पाई जाती है? आपके सोनभद्र और वाराणसी में। और इसके बाद में भुइया या भुइना ये कहाँ पाया जाता है? आपका सोनभद्र वाले इलाके में ये जनजाति पाई जाती है। ठीक है। इसके बाद में महागीर जनजाति की बात कर ले हम, जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर पाई जाती है जनजाति है आपकी महागीर। तो महागीर जनजाति जो है आपकी, महागीर जनजाति समुदाय प्रदेश में ओबीसी सूची में आते हैं और उत्तर प्रदेश के बिजनौर वाले इलाके में ये देखने को मिलते हैं। महागीर समुदाय के लोग इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं और महागीर समुदाय की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? मछली पकड़ना। स्वतंत्रता से पहले इन्हें मुस्लिम जनजाति के रूप में चिन्हित किया गया था और वर्तमान में भारत के किसी भी राज्य में जनजाति के रूप में अनुसूचित नहीं है। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका खरवार। खरवार जो है ये जनजाति के लोग सोनभद्र, देवरिया, बलिया, गाजीपुर और वाराणसी जिलों में देखने को मिलते हैं। खरवार जनजाति के प्रमुख उपजातियां सूरजवंशी, पंतबंदी, ठीक है, पतबंदी, दौलतबंदी, खैर, राउत, मोगती, मोजायली, गोंजू और अमरिया हैं। खरवार जनजाति का मूल स्थान क्या है? पलामू, झारखंड। खरवार जनजाति के लोग के प्रमुख जो देवता हैं वो बंदूस, वनसंती, ठीक है, दूल्हा देव, घमसान और गोरैया, ये इनके देवता हो जाते हैं जनजातियों के। इसके अलावा कर्मा खरवार जनजाति का नृत्य है। कर्मा क्या है? खरवार जनजाति का नृत्य है, नृत्य हो जाएगा, डांस हो जाएगा। इसके अलावा बात करें हम सैनिटरी मार्ट योजना, तो सैनिटरी मार्ट योजना उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अनुसूचित जाति विकास निगम द्वारा 2001-2 में लागू की गई। इसका उद्देश्य सिर पर मैला ढोने पर रोक लगाने के बाद बेरोजगार हुए लोगों को रोजगार प्रदान करने से है। ठीक है। अब है आपका उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन। तो उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन में एनएच जो आपके नेशनल हाईवे है, स्टेट हाईवे है, वो हम देख लेते हैं इसमें। ठीक है। तो केंद्रीय सरकार सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 31 दिसंबर 2022 तक उत्तर प्रदेश में राजमार्गों की कुल लंबाई 12,270.23 किलोमीटर है और इतनी लंबाई के साथ में उत्तर प्रदेश जो है दूसरे नंबर पर आता है नेशनल हाईवेज के रूप में। ठीक है। इसके अलावा भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई के हिसाब से महाराष्ट्र जो है वो पहले नंबर पर है और इसके बाद में राजस्थान जो है आपका वो तीसरे नंबर पर आता है और उत्तर प्रदेश आता है दूसरे नंबर पर। ठीक है। भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई जो है वो आपका लगभग 1,44,955 किलोमीटर के आसपास है। उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या कितनी है? 88 है टोटल। ठीक है। उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाला सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसका नाम है 19 NH। ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या जो है उत्तर प्रदेश के अंदर गुजरने वाले सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग 19 है और इन 19 में सबसे लंबा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसको बोलते हैं NH2। NH2 जो है आपका दिल्ली से कोलकाता तक जाता है और ये उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। ठीक है। सड़क राजमार्गों की कुल लंबाई के संदर्भ में देश के सभी राज्यों में उत्तर प्रदेश का महाराष्ट्र के बाद दूसरा सबसे बड़ा स्थान है। NH2 कहाँ से कहाँ तक जाता है? तो दिल्ली, मथुरा, आगरा, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, कोलकाता तक जाता है। इसके बाद में आगरा, ग्वालियर, इंदौर, नासिक, मुंबई यहाँ से जाता है आपका NH3। NH7 जाता है आपका वाराणसी, मिर्जापुर, मनगवा, रीवा और कन्याकुमारी। NH11 जाता है आगरा, जयपुर और बीकानेर होते हुए। NH24 जाता है आपका दिल्ली, बरेली एंड लखनऊ होते हुए जाता है आपका। इसके बाद में बात करें आपका NH25 कहाँ से कहाँ तक जाता है? तो लखनऊ, कानपुर, झांसी, शिवपुरी। NH28 लखनऊ, बस्ती, गोरखपुर। NH27 आपका प्रयागराज और मनगवा जाता है। NH28 एंड 233 जो आपका है वो नौगढ़, सिद्धार्थनगर, बस्ती, टांडा, आजमगढ़, वाराणसी। ठीक है। और ये राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 से जाकर मिल जाता है। इसके अलावा NH29 जो है आपका ये गोरखपुर, गाजीपुर और वाराणसी में जाता है। इसके अलावा NH56 जो है ये आपका कहाँ से कहाँ तक जाता है? तो ये आपका लखनऊ से सुल्तानपुर, फिर जौनपुर, फिर वाराणसी। NH86 आपका कानपुर, फिर छतरपुर, फिर सागर। NH91 जो है आपका गाजियाबाद, बुलंदशहर, खुर्जा, अलीगढ़, एटा, कन्नौज और कानपुर।
NH96 अयोध्या, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ और प्रयागराज। NH93 आपका आगरा, अलीगढ़, चंदौसी एंड मुरादाबाद। वही NH87 आपका रामपुर, बिलासपुर, पंतनगर, हल्द्वानी और नैनीताल। NH232 आपका अंबेडकर नगर, टांडा से होते हुए सुल्तानपुर, अमेठी, फतेहपुर और बांदा को होते हुए जाता है। और आपका NH231 जो है रायबरेली, प्रतापगढ़, मछली शहर और जौनपुर, इन शहरों से होकर गुजरता है। उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर देखते हैं अब हम। तो 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश में बहुप्रतीक्षित परियोजना डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का शिलान्यास किया गया। इस कॉरिडोर में 6 नोड्स हैं, जिसमें लखनऊ, कानपुर, झांसी, आगरा, अलीगढ़ और चित्रकूट को शामिल किया गया है। ठीक है। इसके अलावा बात करें गंगा एक्सप्रेसवे की, तो गंगा एक्सप्रेसवे यूपी का जो सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे माना जाता है। गंगा एक्सप्रेसवे जो है आपका प्रधानमंत्री मोदी ने 2021 में इसका शिलान्यास किया है। और ये पश्चिमी भाग मेरठ से शुरू होता है आपका, और पूर्वी भाग प्रयागराज से इसको जोड़ने का काम करता है। गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला शाहजहांपुर से रखी गई है और इसकी लंबाई टोटल 593.947 किलोमीटर है। और यह एक्सप्रेसवे मेरठ से शुरू होकर प्रयागराज तक बनाया जा रहा है। यह संभवतः दुनिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे होगा और उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा और दुनिया का भी सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा ये। ठीक है, जितना लंबाई इसकी रखी गई है। इसके बाद में बात करें आपकी, यह 6 लेन एक्सप्रेसवे होगा आपका। ठीक है, ये 6 लेन एक्सप्रेसवे होगा आपका और 8 लेन तक विस्तार किया जाएगा इसका। और केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पूर्वांचल से जोड़ेगा, बल्कि रोजगार, उद्योग व पर्यटन में भी सहायता करेगा। और यह एक्सप्रेस जो है आपका, ये मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली और प्रतापगढ़ होते हुए कहाँ तक जाएगा ये? प्रतापगढ़ होते हुए ये आपका जो आपका प्रतापगढ़ होते हुए कहाँ तक जाएगा भाई ये? तो ये जाएगा आपका प्रयागराज तक। ठीक है, प्रयागराज तक जाएगा ये। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका, इस पूरे प्रोजेक्ट के निर्माण पर लगभग 36,000 करोड़ रुपए का खर्च होने वाला है। इस प्रोजेक्ट के दिसंबर 2024 तक पूरे होने की आशंका है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 16 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने सुल्तानपुर जिले से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। ये लगभग 340 किलोमीटर लंबा होगा। ये 6 लेन एक्सप्रेसवे होगा जो गाजीपुर से लखनऊ के मध्य विकसित किया जा रहा है। एक्सप्रेसवे लखनऊ से बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ होते हुए गाजीपुर तक पहुंचेगा। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट है आपका यमुना एक्सप्रेसवे। तो आप कई बार ताजमहल देखने गए होंगे आप लोग, तो जब आगरा जाते हैं तो आप यमुना एक्सप्रेसवे पे से ही होकर जाते हैं। तो यमुना एक्सप्रेसवे इसका पूर्व नाम है, इसका जो इसका पहला नाम है वो है ताज एक्सप्रेसवे, क्योंकि ताजमहल तक ही जाता है ये। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा जिले से होकर ये एक्सप्रेसवे जाता है आपका। और 165 किलोमीटर इसकी लंबाई है और 6 लेन ये है। इसको 8 लेन तक इसको बढ़ाने के बारे में बात की जा रही है। एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा को आगरा से सीधा कनेक्ट करता है। और जो आपका जेपी ग्रुप है, जेपी ग्रुप द्वारा इस एक्सप्रेसवे को बनाया गया है और इसको बनाने में लगभग 12,839 करोड़ रुपए की लागत आई थी। और भारत का सबसे लंबा 6 लेन कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे जो है आपका यमुना एक्सप्रेसवे है। ठीक है, अभी तक। इसके अलावा आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे ये 6 लेन एक्सप्रेसवे है और इसकी लंबाई लगभग 302 किलोमीटर है। और ये आपका अगर बात करें तो आगरा से सीधा लखनऊ को कनेक्ट करता है एकदम से। ठीक है, इसके बाद में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे आगरा से प्रारंभ होता है और कहाँ तक जाता है? फिरोजाबाद, ठीक है, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कन्नौज, कानपुर, हरदोई और उन्नाव होते हुए लखनऊ से कनेक्ट हो जाता है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, आगरा एक्सप्रेसवे के बाद में आपका बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे आ जाता है लखनऊ एक्सप्रेसवे के बाद में। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो है आपका 16 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री मोदी जी उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के उरई तहसील से केथेरी गांव से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करते हैं। इसको बनाने में लगभग 14,850 करोड़ रुपए का खर्च आता है और 18 महीने की अवधि के दौरान इसका निर्माण किया जाता है। 19 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने चित्रकूट जिले से इस एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया। ठीक है, और भरतकूप जो स्थित गोंडा गांव है वहां से। इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई लगभग 296 किलोमीटर है और यह एक्सप्रेसवे 4 लेन का एक्सप्रेसवे है और आगे इसको भविष्य में 6 लेन का भी बनाया जा सकता है। ठीक है,
इसके अलावा इसका निर्माण जो है कार्यदायी संस्था यूपीडा द्वारा कराया जाता है, ठीक है। इसका निर्माण जो है यूपीडा द्वारा कराया जाएगा कराया गया है। इसके अलावा यह एक्सप्रेसवे चित्रकूट जिले से भरतकूप स्थित गोंडा गांव में झांसी प्रयागराज राष्ट्रीय राजमार्ग से प्रारंभ होकर बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया होते हुए इटावा के कुदरेल गांव के निकट आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से जुड़ जाएगा जाके, ठीक है। इस प्रकार यह एक्सप्रेसवे 7 जिलों से होकर गुजरता है। तो आपका बुंदेलखंड जो एक्सप्रेसवे है आपका, बुंदेलखंड जो एक्सप्रेसवे है ये कितने जिलों से होकर गुजर रहा है? ये आपके 7 जिलों से होकर गुजर रहा है। आपका इसमें रेल परिवहन, ठीक है। तो भारतीय रेलवे का राज्य में 164 वर्षों से अधिक का इतिहास रहा है। और 2019 से 2020 की स्थिति के अनुसार अगर हम बात करें तो प्रदेश में देश का सर्वाधिक रेल मार्ग रूट जो है वो 8,808 किलोमीटर के आसपास है, जो पूरे भारतीय रेल नेटवर्क का लगभग 13% है, ठीक है, उत्तर प्रदेश के अंदर। 2019-20 में रनिंग ट्रैक किलोमीटर और कुल ट्रैक किलोमीटर के संदर्भ में रेल मार्गों की लंबाई की बात करें तो रनिंग है आपके 12,957, ठीक है, और कुल रेल मार्ग जो लंबाई है वो कितनी है? 16,001 किलोमीटर है, ठीक है। इसके अलावा बात करें उत्तर मध्य रेलवे एनसीआर के साथ उत्तर रेलवे, उत्तर पूर्वी और पूर्व मध्य रेलवे जो जोन है वो आपके उत्तर प्रदेश के जो रेलवे का राज्य नेटवर्क है उसमें स्थित है। इसके अलावा उत्तर मध्य रेलवे की लाइन क्षमता उपयोग लगभग 150% है, जो आगरा, कानपुर, प्रयागराज, मथुरा और वृंदावन, झांसी आदि को कनेक्ट करती है। उत्तर प्रदेश में पहली रेलगाड़ी 1959 में चलाई जाती है और भारत के अंदर पहली रेलगाड़ी 1853 में चलाई जाती है। उत्तर प्रदेश में रेलगाड़ी 1859 में इलाहाबाद से शुरू होकर कानपुर के बीच चलाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा आपसे कई बार एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है भारत में जो रेलगाड़ी चली है वो किस गवर्नर जनरल के काल में चली। तो आपके गवर्नर जनरल हुआ करते थे लॉर्ड डलहौजी, जिनका जो टाइम पीरियड है वो 1848 से लेकर 1848 से लेकर 1856 के बीच में रहा है और उन्हीं के द्वारा भारत के अंदर रेलगाड़ी चलाई गई थी 1853 के अंदर मुंबई से ठाणे के बीच में। उत्तर पूर्वी रेलवे का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? आपका गोरखपुर में स्थित है। उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर में स्थित है आपका। वर्ष 2003 में प्रयागराज को उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय बनाया गया। केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन का मुख्यालय प्रयागराज में अवस्थित है। उत्तर प्रदेश में कुल 9 रेल प्रभाग यानी 9 डिवीजन है उत्तर प्रदेश के अंदर। डीजल इंजन बनाने का कारखाना जो आपका वाराणसी में है, ठीक है, आपका मंडुआ डीही के अंदर है, ठीक है, वाराणसी के अंदर है। डीजल इंजन जो है उत्तर प्रदेश में वाराणसी में बनाए जाते हैं। लालगंज रायबरेली में रेलवे की सवारी डिब्बों का निर्माण होता है, रेलवे कोच का निर्माण होता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन जो है मुगल सराय, पुराना मुगल सराय जंक्शन अभी नया पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन बन गया है। और भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड भी यहाँ स्थित है और यह एशिया का सबसे बड़ा विद्युत लोको शेड भी बन चुका है आपका। इसके अलावा बात करें विश्व का दूसरा सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म जो है आपका वो हुबली के बाद गोरखपुर में स्थित है, ठीक है। विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म जो है हुबली पहले नंबर पर है, उसके बाद में उत्तर प्रदेश के अंदर आपका जो गोरखपुर वाला रीजन है उसमें है। भारत में पिन कोड प्रणाली की शुरुआत जो है 1872 में शुरू होती है और भारत में सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा जो है 18 फरवरी 1911 को इलाहाबाद प्रयागराज में स्टार्ट की जाती है, ठीक है। इलाहाबाद प्रयागराज में इसको स्टार्ट किया जाता है, जो नैनी के मध्य प्रारंभ होती है, ठीक है। आपका इलाहाबाद से नैनी जो इलाका है वहां से शुरू होती है। इसके अलावा भारत में टेलीग्राफ सेवा का जो प्रारंभ है वो 1854 में आगरा और कोलकाता के बीच शुरू होती है, ठीक है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का राज्य सूचना केंद्र जो है वो लखनऊ में स्थित है। बात करें राष्ट्रीय पैराशूट प्रशिक्षण कॉलेज आगरा में स्थित है, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले जाए तो आपका पैराशूट कॉलेज कहाँ पर है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश के जो आगरा है, आगरा में स्थित है। इसके बाद में कुछ हवाई अड्डे जो उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है, तो हवाई अड्डों में आता है आपका चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि लखनऊ के अंदर है और ये अमोसी हवाई अड्डा के नाम से भी जाना जाता है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि बाबतपुर हवाई अड्डे के नाम से जाना जाता है, ये वाराणसी के अंदर है। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ पर है आपका? ये कुशीनगर के अंदर है। इंटरनेशनल नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट ये कहाँ है? जेवर गौतम बुद्ध नगर के अंदर, जिसको नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का नाम भी दिया गया है, जेवर एयरपोर्ट। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम
अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये फैजाबाद जो कि अब अयोध्या बन चुका है वहां पर है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका प्रयागराज, प्रयागराज हवाई अड्डा, ये कहाँ है? प्रयागराज हवाई अड्डा, ये प्रयागराज के अंदर है। चकेरी हवाई अड्डा कानपुर के अंदर है। आगरा हवाई अड्डा कहाँ है? आगरा के अंदर है, जिसको पंडित दीनदयाल उपाध्याय एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाएगा। इसके अलावा सरसावा हवाई अड्डा, ये आपका सहारनपुर जिले के अंदर है। इसके अलावा आपके उत्तर प्रदेश के जो हवाई अड्डे हैं वो आपके जो यूपी का मैप है, तो मैप के हिसाब से हम जिलेवार समझ लेते हैं कि किस जिले के अंदर कौन सा हवाई अड्डा देखने को मिल रहा है। तो जैसे कि आप यहाँ देख भी पा रहे हैं मैप के अंदर, यहाँ पर आपको दिख रहा है सहारनपुर, सहारनपुर में दिख रहा है आपका सरसावा हवाई अड्डा। मेरठ में दिख रहा है आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एयरपोर्ट। इसके अलावा बरेली में दिख रहा है बरेली एयरपोर्ट दिख रहा है आपका। इसके बाद में जो आपके एयरपोर्ट्स हैं जैसे कि हिंडन हवाई अड्डा, हिंडन हवाई अड्डा कहाँ दिख रहा है? गाजियाबाद के अंदर दिख रहा है। और आपका जेवर एयरपोर्ट ये आपका गौतम बुद्ध नगर के अंदर दिख रहा है, ठीक है। इसके अलावा खेरिया, खेरिया हवाई अड्डा कहाँ दिख रहा है? खेरिया दिख रहा है आपका आगरा के अंदर। इसके बाद है आपका एयरपोर्ट फ्लाइंग स्कूल, ये आपका सैफई यानी इटावा के अंदर है, यहाँ पर ये इटावा जिला के अंदर है। आईआईटी कानपुर हवाई अड्डा, ये कहाँ पर है आपका? ये कानपुर नगर के अंदर है, ठीक है, यहाँ पर है। झांसी हवाई अड्डा भारतीय सेना का एयरपोर्ट है, ये आपका झांसी जो जिला है आपका बुंदेलखंड वाला उसके अंदर है, ठीक है। इसके बाद में आपका इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड्डयन अकादमी, ये फुर्सतगंज अमेठी के अंदर है और अमेठी जिला यहाँ पर है। अमेठी के जो आपके जो नियर बाय स्टेट जिले हैं उसमें आपका अयोध्या है, बाराबंकी टच है अमेठी से। इसके अलावा रायबरेली आपका टच है, और रायबरेली फिर प्रतापगढ़ आपका टच है, और इधर सुल्तानपुर, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट हवाई अड्डे की बात करें हम तो प्रयागराज यानी बमरोली हवाई अड्डा, ये कहाँ है? प्रयागराज के अंदर है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका निजी हवाई अड्डा मयूरपुर, आदित्य बिरला ग्रुप द्वारा विकसित किया गया है, ये सोनभद्र के अंदर है। इसके अलावा लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये बाबतपुर हवाई अड्डा वाराणसी के अंदर है, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा ये आपका वाराणसी के अंदर है। इसके अलावा बात करें आपका नेक्स्ट है कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कुशीनगर के अंदर है। और महायोगी गोरखनाथ हवाई अड्डा गोरखपुर के अंदर है। मर्यादा पुरुषोत्तम हवाई अड्डा जो है ये अभी बनाया जा रहा है, ये आपके अयोध्या के अंदर होगा, ठीक है। तो ये थे आपके हवाई अड्डे, उत्तर प्रदेश के इंपॉर्टेंट हवाई अड्डे। इसके अलावा नेक्स्ट हवाई अड्डा यहाँ दिख रहा है आपको भारतीय वायुसेना का एयरपोर्ट बक्सी का तालाब, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये आपके लखनऊ के अंदर है, ठीक है। और हवाई अड्डे आपके जैसे हिंडन, हिंडन हवाई अड्डा कहाँ है? आपका गाजियाबाद में है। ललितपुर हवाई अड्डा ललितपुर में है। झांसी झांसी में है। महायोगी गोरखनाथ गोरखपुर में है। आईआईटी कानपुर कानपुर नगर में है। बरेली हवाई अड्डा बरेली के अंदर है आपका, ठीक है। इसके अलावा राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय, ये अमेठी के अंदर है, और भारत की पहली एविएशन यूनिवर्सिटी भी इसको बोला जाता है। इसके अलावा इंदिरा गांधी नेशनल एविएशन एकेडमी, ये फुर्सतगंज अमेठी के अंदर है, जो बरेली के रायबरेली के निकट है। BR अम्बेडकर एयरपोर्ट मेरठ, अलीगढ़ एयरपोर्ट तथा सैफई एयरपोर्ट फ्लाइंग स्कूल के रूप में विकसित किए गए हैं, ठीक है। मुरादाबाद, फरुखाबाद, लखीमपुर खीरी, कुशीनगर, श्रावस्ती, अलीगढ़, आजमगढ़, गाजीपुर, अकबरपुर, चित्रकूट, सुल्तानपुर में एयरफील्ड स्थापित की गई है आपकी, ठीक है। इसके अलावा आदित्य बिरला ग्रुप द्वारा सोनभद्र के अंदर एक प्राइवेट हवाई अड्डा भी बनाया गया है। और झांसी एयरपोर्ट जो है भारतीय सेना का एयरपोर्ट है, और भारतीय वायुसेना का एयरपोर्ट बक्सी का तालाब लखनऊ में स्थित है, ठीक है। इसके अलावा बात करें उत्तर प्रदेश के अंदर सिंचाई व्यवस्था, तो सिंचाई व्यवस्था उत्तर प्रदेश के अंदर किस किस माध्यम से की जाती है, और सबसे ज़्यादा जो सिंचाई की जाती है वो किस माध्यम से की जाती है, सबसे कम किस माध्यम से। तो उत्तर प्रदेश के अंदर ये जो रिपोर्ट आई है 2018-19 के अनुसार लगभग 87% जो आपका शुद्ध बुआई क्षेत्र है, और इसमें जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी है आपकी वो 162.4% के आसपास है, ठीक है। और देश में नलकूपों से सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है वो उत्तर प्रदेश के अंदर होती है सबसे ज़्यादा। और जो आपकी सांख्यिकी डायरी है उत्तर प्रदेश 2022 के आंकड़ों के अनुसार 2019-20 में उत्तर प्रदेश का लगभग 15.1% भूभाग जो है वो नहरों द्वारा, 73% नलकूपों द्वारा, ट्यूबवेल द्वारा, और 8.6% आपको कुओं द्वारा, और 0.6% आपका तालाब, झील और पोखरों द्वारा, तथा 2.3% आपका भूभाग या अन्य स्रोतों से सिंचाई की गई है इसमें। वहीं बात करें उत्तर प्रदेश के मेरठ, मैनपुरी, एटा, फिरोजाबाद, इटावा, फरुखाबाद, बुलंदशहर, लखीमपुर खीरी,
सहारनपुर, अलीगढ़, बिजनौर, आजमगढ़, गोंडा, हरदोई, सीतापुर आदि जिलों में जो ट्यूबवेल्स होती हैं उनसे आपकी खेती की सिंचाई की जाती है। ठीक है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में गंगा घाटी के मध्यवर्ती क्षेत्रों में कुओं द्वारा सिंचाई की जाती है। ठीक है। उत्तर प्रदेश के गोंडा, बहराइच, बस्ती, अयोध्या, सुल्तानपुर, आजमगढ़, बलिया, रायबरेली, प्रतापगढ़ और मऊ जिले आते हैं, जिसमें आपके जो कुएं हैं उनसे सिंचाई की जाती है सबसे ज्यादा यूपी के अंदर। यमुना नहर की, तो पूर्वी यमुना नहर जो है यमुना नदी के बाएं तट से ताजेवाला से निकलती है और ये यमुना नगर हरियाणा से होते हुए जाती है। ठीक है। यह नहर प्रदेश के सबसे पुरानी नहरों में से एक नहर है। यह नगर मुगल काल में निर्मित हुई थी और शाहजहां के समय में इसकी रूपरेखा तैयार की गई थी। और इसके बाद में जो मोहम्मद शाह, जिसके समय में भारत में नादिर शाह ने भी अटैक किया था, मुगल बादशाह थे, तो नादिर शाह ने भारत पे अटैक किया 1739 में और भारत से तख्ते ताऊ से 1 करोड़ रुपए की लूट मार और जो आपका कोहिनूर हीरा है उसको भी लेके चला गया था। ठीक है। तो उसके समय में इसका निर्माण किया गया था इस नहर का। ब्रिटिश काल में इसका पुनरुद्धार किया गया और 1830 में इस नहर का पहली बार इसका मतलब यूज शुरू हुआ और पूर्वी यमुना नहर की लंबाई लगभग 197 किलोमीटर है। ठीक है। इसकी लंबाई कितनी 197 किलोमीटर है। इसके अलावा पूर्वी यमुना नहर प्रणाली में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद जिलों से सिंचाई की जाती है। यह नहर प्रणाली से निरंतर जलापूर्ति हेतु ताजेवाला बैराज यानी यमुनानगर हरियाणा के अंदर जो है आपका ताजेवाला बैराज कहाँ है, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो यमुनानगर हरियाणा के अंदर है। इसके अलावा हथनी कुंड बैराज का निर्माण भी किया गया है इस नहर का पानी को डाइवर्ट करने के लिए। इसके अलावा आगरा नहर, आपकी जो आगरा नहर है, आगरा नहर का उद्गम जो है वो यमुना नदी के दाहिने तट ओखला में होता है। आगरा नहर यमुना नदी से निकाली गई है और इसका निर्माण पूरा करके 1878 में इसको शुरू कर दिया गया था। और उत्तर प्रदेश की वेबसाइट के अनुसार जो इसका जो प्रारंभ है वो 1874 यानी 1874 में भी मिलता है। ठीक है। आगरा नहर तंत्र की कुल लंबाई 1874 किलोमीटर है, जबकि आगरा की मुख्य नहर की लंबाई जो है वो आपकी 160 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है। आगरा नहर उत्तर प्रदेश में आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, हरियाणा के फरीदाबाद और राजस्थान के धौलपुर, भरतपुर में सिंचाई के लिए उपलब्ध कराई जाती है। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका ऊपरी गंगा नहर। ऊपरी गंगा नहर का जो उद्गम स्थल है वो आपका हरिद्वार उत्तराखंड से है। ठीक है। ऊपरी गंगा नहर की प्रणाली की लंबाई जो है वो 6496 किलोमीटर के आसपास है और नहर की मुख्य लंबाई 298 किलोमीटर है। ऊपरी गंगा नहर प्रणाली से उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, फर्रुखाबाद आदि जिलों से सिंचाई की जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, इस परियोजना के जनक कर्नल सर पीटी काटली। ठीक है, सर पीटी कोटली थे। इस नहर में पहली बार 8 अप्रैल 1854 को पानी छोड़ा गया था। इसके बाद निचली गंगा नहर की बात करें तो निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल नरोरा, बुलंदशहर से है। निचली गंगा नहर प्रणाली की कुल लंबाई 8278 किलोमीटर है और नहर की लंबाई नहर का जो आपका कार्य है वो 1878 में शुरू हो चुका था। ठीक है। इसके अलावा निचली गंगा नहर प्रणाली में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कानपुर देहात, कानपुर नगर, फतेहपुर, प्रयागराज आदि जिलों में सिंचाई की जाती है। इसके बाद है आपकी शारदा नहर। ये उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर प्रणाली का हिस्सा है आपका। ठीक है। खटीमा जल विद्युत स्टेशन जो है उत्तराखंड शारदा नहर पर स्थित है और शारदा नहर का उद्गम स्थल जो है वो बनबासा, उत्तराखंड, नेपाल सीमा पर है और जो टनकपुर के पास स्थित है। ठीक है। इसके अलावा शारदा नहर के बारे में और जाने तो शारदा नहर परियोजना का निर्माण 1918 में शुरू हुआ था और 1928 में इसमें जलापूर्ति शुरू हो चुकी थी। शारदा नहर तंत्र की कुल लंबाई 9961 किलोमीटर के आसपास है। शारदा नहर तंत्र से उत्तर प्रदेश के पीलीभीत, बरेली, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, हरदोई, बाराबंकी, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, जौनपुर, आजमगढ़, गाजीपुर, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज आदि जिलों में इसकी सिंचाई की जाती है। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट की बात करूं तो अन्य कुछ प्रमुख नहरें जो कि यूपी के अंदर बहती हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं, जैसे कि बेतवा नहर 1885 में इसका निर्माण किया जाता है और उत्तर प्रदेश के झांसी, जालौन, हमीरपुर जिलों में इसकी सिंचाई की इस नहर से सिंचाई की जाती है और इसका पहली बार यूज 1886 में शुरू हो चुका था।
रामगंगा नहर ये उत्तर प्रदेश के बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद और रामपुर जिलों में इस नहर से सिंचाई की जाती है खेती के लिए। इसके अलावा सरयू नहर ये बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, गोरखपुर और बस्ती जिलों में खेती के लिए सिंचाई जो है उसमें जो पानी का यूज होता है वो सरयू नहर से होता है। इसके अलावा गोकुल बैराज मथुरा के अंदर है, गंगा जल बैराज, लवकुश बैराज, आगरा बैराज, ठीक है, ये पेयजल परियोजनाएं हैं जो इसी नदी के ऊपर है। इसके बाद गुरसराय एवं मंदर नहरों का उद्गम स्थल जो है माता टीला बांध से है। वहीं सप्रार नहर जो है ये झांसी, हमीरपुर जिलों में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराती है। इसके अलावा धसान नहर जो है हमीरपुर जिले में सिंचाई उपलब्ध कराती है। अर्जुन सहायक परियोजनाओं की नहरों द्वारा उत्तर प्रदेश के महोबा, बांदा व हमीरपुर जिलों में सिंचाई की जाती है। बेलन नहर द्वारा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में सिंचाई की जाती है। और इसके अलावा नगवा बांध की नहरों द्वारा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, सोनभद्र जिलों में सिंचाई की जाती है। और एक यहाँ पे केन नहर से बांदा जिले से थे तथा गंडक नहर से गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज जिलों में सिंचाई की जाती है खेती के लिए। उत्तर प्रदेश की कुछ नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में मैप के हिस्से से जानने की कोशिश करते हैं। जैसे रामगंगा आपको यहाँ मैप में दिख भी रहा होगा, ये मैप में दिख रहा है आपको यहाँ पर। रामगंगा परियोजना धामपुर रामगंगा नदी के ऊपर है और ये कहाँ पर है, बिजनौर जिले के अंदर है, ठीक है। इसके अलावा बात करें आपकी शारदा जल विद्युत परियोजना जो शारदा नदी के ऊपर है और ये किस जिले में स्थित है, तो आपसे बात करी जाए तो आपका जो लखीमपुर जिला है इसके अंदर ये आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद में यहाँ आपको बात करें तो ये आपका गंडक परियोजना, ठीक है, जो उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिला, कुशीनगर, गोरखपुर और देवरिया, ठीक है, इन तीनों जिलों में सिंचाई उपलब्ध कराती है ये जल विद्युत परियोजना, ठीक है। यहाँ से जल विद्युत बनाया भी जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका गोकुल बैराज परियोजना, ये यमुना नदी के ऊपर है और ये मथुरा में है, ठीक है। इसके अलावा मोदहा बांध जो है आपका ये बिरमा नदी के ऊपर है और हमीरपुर जिला जो है इसके अंदर है, ठीक है। इसके अलावा हमीरपुर जो है आपका बुंदेलखंड वाला रीजन आ जाता है। इसके अलावा माता टीला बांध जो है बेतवा नदी के ऊपर है, झांसी में है आपका। और पथराई बांध जो है ये पथराई नदी के ऊपर है आपका, ठीक है। और सुखनाई बांध ये भी आपका झांसी में है, यानी ये तीनों के तीनों बांध जो है आपके ये किस में आपके झांसी के अंदर है। इसके अलावा बात करें अर्जुन बांध आपका महोबा जो आपका बुंदेलखंड वाला रीजन है उसमें है। वहीं राजघाट बांध जो है आपका ये बेतवा नदी के ऊपर है और ये आपका ललितपुर बुंदेलखंड वाले इलाके में। वहीं आपका नेक्स्ट है आपका मेजा जलाशय बांध जो बेलन नदी के ऊपर है मिर्जापुर जिले के अंदर। इसके अलावा सोनभद्र जिले में गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय जो रिहंद नदी के ऊपर है पिपरी में। रिहंद परियोजना, कन्हर बांध परियोजना जो ये आपके सोनभद्र वाले इलाके में है, ठीक है, जो आपके पूर्वी उत्तर प्रदेश का इलाका है। इसके अलावा मूसाखंड बांध परियोजना उत्तर प्रदेश व बिहार की संयुक्त परियोजना है और ये आपका जो चंदौली जिला है उत्तर प्रदेश का, कर्मनाशा नदी के ऊपर मूसाखंड जो बांध है ये बनाया गया है। इसके अलावा हम उत्तर प्रदेश का अगर इतिहास जानने के बारे में सोचें या उत्तर प्रदेश का इतिहास अगर हम जानना चाहें तो इतिहास के अनुसार अगर प्राचीन बिंदुओं को हम देखें तो ताम्रपाषाणिक संस्कृति के साथ मेरठ और सहारनपुर से साक्ष्य प्राप्त होते हैं। मेरठ के अंदर आपने आलमगीरपुर जगह भी है जो आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक फेमस साइट है। वहीं उत्तर प्रदेश में ताम्र कांस्य संस्कृति के साक्ष्य आलमगीरपुर, मेरठ, हिंडा नदी, बड़ा गांव, हुलास दोनों सहारनपुर में है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में उत्तर वैदिक संस्कृति के उत्तरी काले चमकीले पात्र के अवशेष भी मिले हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में पुरापाषाण कालीन सभ्यता के साक्ष्य सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज की बेलन घाटी, तो बेलन घाटी कहाँ पर है, ये आपका प्रयागराज वाले इलाके में है, ठीक है। सोनभद्र की सिंगरौली घाटी, तो सिंगरौली घाटी कहाँ है, सोनभद्र वाले इलाके में है। चंदौली के चकिया नामक पुरा स्थलों से प्राप्त होते हैं। दमदमा ये प्रतापगढ़ जिले के अंदर है, पुरास्थल हड्डी सींग के उपकरण यहाँ मिले हैं, आभूषण मिले हैं, गर्त चूल्हे मिले हैं और 41 आपके समाधान मिले हैं, ठीक है। इसके अलावा बात करें हम नवीनतम खोजों के अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लुहुरा देव है आपका।
यहाँ से लगभग 9000 ईसा पूर्व से 8000 ईसा पूर्व के मध्य चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल क्या है? मेहरगढ़ पाकिस्तान में है, जो कि पाकिस्तान के सिंध में है आपका। ठीक है। इसके अलावा यूपी के अंदर है आपकी बेलन घाटी। बेलन घाटी के पुरा स्थलों की खोज जो है खुदाई होगी, ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर GR शर्मा के निर्देशन में कराई गई थी। इसके अलावा बेलन घाटी के लोहदानाला, ठीक है, लोहदानाला नामक पुरा स्थल से पाषाण उपकरणों के साथ साथ एक अस्थि निर्मित मातृ देवी की मूर्ति भी मिली है इसमें। ठीक है। इसके अलावा पुरा पाषाण कालीन सभ्यता के प्राय सभी उपकरण क्वार्टाइज पत्थरों से निर्मित हुए हैं। और इन स्थलों के साक्ष्यों के आधार पर कहा जा सकता है एक बार को कि आग, कृषि कार्य, गहन निर्माण आदि का ज्ञान नहीं था इन लोगों को, जबकि कुछ मात्रा में पशुपालन से परिचित होने के साक्ष्य पुरा पाषाण के लोगों को मिल जाते हैं। वहीं 16 महाजनपदों में 8 महाजनपद, जिसमें आधुनिक उत्तर प्रदेश में देखने को मिल ही जाते हैं आपके, उन 8 महाजनपदों की अगर हम बात करें तो उसमें कुरु, पांचाल, काशी, कौशल, सूरसेन, चेदी, वत्स और मल्ल, ये हैं आपके 8 महाजनपद। 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद तो आपके उत्तर प्रदेश के अंदर ही है। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका कौशल महाजनपद। तो कौशल महाजनपद अवध क्षेत्र में स्थापित है, जिसमें उत्तरी कौशल की राजधानी साकेत यानी अयोध्या थी। तो कौशल महाजनपद की राजधानी क्या थी? अयोध्या। और दक्षिणी कौशल की राजधानी आपकी श्रावस्ती हुआ करती थी। ठीक है। और सतपथ ब्राह्मण में कौशल यानी अवध का उल्लेख देखने को मिलता है। और कुरु महाजनपद मेरठ में दिल्ली तक विस्तृत था। अब मैप के हिसाब से जानेंगे उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक स्थल। जैसे ये है आपका सहारनपुर। तो सहारनपुर में आपका कौन सा ऐतिहासिक स्थल है? तो देवबंद और हुलास। ठीक है। तो हुलास जो है और देवबंद, ये आपका क्या है? आपका हड़प्पा स्थल है। हुलास जो है आपका उत्तर प्रदेश के अंदर सहारनपुर में, और दारुल उलूम जो स्थान है ये आपका देवबंद है। वहीं आपका मेरठ के अंदर जो मिलेगा सरधना, आलमगीरपुर और हस्तिनापुर। तो सरधना जो है ये बेगम समरू द्वारा निर्मित एक चर्च है। ठीक है। इसके अंदर ये फेमस है। आलमगीरपुर आपका हड़प्पा का स्थल है, और हस्तिनापुर जो है वो कौरवों की राजधानी हुआ करती थी। इसके अलावा आपका बरेली के अंदर आपका अच्छिन उत्तरी पांचाल की राजधानी है। वहीं आपका बदायूं में आपका अब्दुल कादिर बदायूनी की जन्मस्थली है, और शेख निजामुद्दीन औलिया की भी जन्मस्थली है। वहीं शाहजहांपुर की बात करें तो बांसखेड़ा ताम्रपत्र यहाँ पर मिलता है आपको। ठीक है। बांसखेड़ा का ताम्रपत्र उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में देखने को मिलता है। वहीं बात करें लखीमपुर खीरी के अंदर तो सूरत भवन देखने को मिलता है। सीतापुर के अंदर नैमिष राय महर्षि दधीची की तपोभूमि है। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका अयोध्या के अंदर आपका क्या है? तो अयोध्या के अंदर आपका राम मंदिर बनाया जा रहा है। ठीक है। इसके अलावा श्रावस्ती में आपके सहेत महेत, जेतवन विहार और मखली जो गौशाला की जन्मस्थली है वो आपको श्रावस्ती के अंदर देखने को मिलेगा। इसके अलावा बात करें आपका वंशी पैलेस, तो वंशी पैलेस सिद्धार्थ नगर में है आपका। और कपिल वस्तु एक बौद्ध स्तूप है कपिल वस्तु के अंदर, जो कि सिद्धार्थ नगर वाले इलाके में। इसके अलावा आपका संत कबीर नगर की बात करें, संत कबीर नगर इलाका ये है जो कि गोरखपुर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, बस्ती और अंबेडकर नगर से इसकी बॉर्डर टच होती है। तो इसमें आपका मगहर जो कि संत कबीर की जन्मस्थली भी है, वो आपका संत कबीर नगर में मिलता है। और गौतम बुद्ध का परिनिर्वाण कहाँ पर हुआ था? तो कुशीनारा में हुआ था। कुशीनगर जो कि यूपी के अंदर है। ठीक है। इसके अलावा जौनपुर के अंदर क्या है आपका? अटाला मस्जिद, झंझरी मस्जिद और शाही पुल, ये आपका जौनपुर के अंदर आ जाएगा आपका। इसके अलावा बात करें आपका भीतरी स्तंभ लेख, जो कि भीतरी स्तंभ लेख जो है आपकी, जो आपका आपका कुमारगुप्त है। ठीक है। सॉरी, स्कंदगुप्त। भीतरी स्तंभ लेख जो है स्कंदगुप्त से रिलेटेड है, और ये आपका गाजीपुर वाले इलाके में है। और लॉर्ड कॉर्नवालिस जिन्हें भारत में फादर ऑफ सिविल सर्विसेज भी बोला जाता है, तो उनकी जो मकबरा है वो कॉर्नवालिस का गाजीपुर के अंदर है। ठीक है। इसके अलावा वाराणसी के अंदर आपका सारनाथ का वो मिल जाता है देखने को। और इसके अलावा मिर्ज़ापुर में आपका चुनार का किला मिलता है देखने को। और सराय नाहर राय ये आपका प्रतापगढ़ के अंदर देखने को मिलता है आपको।
इसके अलावा श्रृंगवेरपुर, तो श्रृंगवेरपुर ये आपका प्रयागराज के अंदर है। इसके अंदर क्या है, आपका प्रयाग स्तंभ है, प्रयागराज का किला है आपका, इसमें खुसरो का मकबरा है, आनंद भवन है, और प्रतिष्ठित पुरी यानी झुंसी इसके अंदर है। वहीं कौशाम्बी के अंदर आपका क्या है, तो कौशाम्बी के अंदर वत्स राज्य घोषित राम विहार है आपका, और रायबरेली के अंदर आपका रामविलास पैलेस है आपका। वहीं फतेहपुर की बात करें तो खजुआ युद्ध स्थल यहाँ पर है, और बांदा की बात करें तो कालिंजर का किला यहाँ मिलता है देखने को। वहीं अगर हम बात करें आपकी लखनऊ की, तो लखनऊ जो है ये है, और यहाँ पर अवध की राजधानी भी इसको बोला जाता था लखनऊ को, ठीक है। इसके अलावा बात करें दशावतार मंदिर, तो दशावतार मंदिर आपके ललितपुर के अंदर है। वहीं झांसी का किला और लक्ष्मीबाई महल ये झांसी के अंदर है। वहीं कालपी बीरबल का जन्म स्थल जिसको बोला जाता है, ठीक है, जगमनपुर का किला, तो ये कहाँ पर है, ये आपके जालौन के अंदर है। वहीं भीतर गांव ये आपका कानपुर नगर के अंदर है, भीतर गांव। और जयचंद्र का किला आपका ये कन्नौज के अंदर है, ठीक है। वहीं अगर बात करें आपका अंतरजीत खेड़ा, तो अंतरजीत खेड़ा आपका एटा के अंदर है। बुलंद दरवाज़ा जोधाबाई महल ये फतेहपुर सीकरी, आगरा का किला, ताजमहल, सामूगढ़, सिकंदरा और अकबर का मकबरा ये आपके आगरा के अंदर मिल जाएगा। और द्वारकाधीश मंदिर ये कहाँ है, आपके मथुरा के अंदर मिल जाएगा आपको। सूरसेन महाजनपद की राजधानी जो सूरसेना है वो मथुरा, सूरसेना महाजनपद की राजधानी क्या है, मथुरा रही है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक व्यक्ति और ऐतिहासिक जिले। तो मैप के हिसाब से देख लेते हैं कि कौन सा ऐतिहासिक व्यक्ति किस ऐतिहासिक जिले से संबंधित है आपका। तो बात करते हैं आपके जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी जो है आपके बुलंदशहर से रिलेटेड है। निज़ामुद्दीन औलिया का जन्म आपके बदायूं के अंदर होता है। अमीर खुसरो का जन्म जो है आपका ये होता है आपके कासगंज के अंदर, ठीक है। कहाँ होता है, कासगंज के अंदर होता है। अशफाक उल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल और रोशन सिंह का जन्म आपके शाहजहांपुर के अंदर होता है। वहीं आपके टोडरमल का जन्म जो होता है वो सीतापुर के अंदर होता है, ठीक है। टोडरमल का जन्म सीतापुर में। हसरत मोहानी का जन्म आपका उन्नाव के अंदर होता है। और इसके बाद में बात करें आपका अजीजन बेगम का जन्म जो है वो जिनको हम बेगम हजरत महल के नाम से भी जानते हैं, 1857 के विद्रोह में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो इनका जन्म आपका लखनऊ के अंदर होता है। और लखनऊ की ये यहाँ पे जो लखनऊ रियासत थी उसकी एक तरीके से एक बागडोर भी इन्होंने संभाली हुई थी बेगम हजरत महल ने। राजेंद्र लाहड़ी को फांसी जो दी गई थी वो गोंडा में दी गई थी, ठीक है। इसके अलावा बात करें अशफाक उल्ला खान, तो अशफाक उल्ला खान को फांसी कहाँ पर दी गई थी, ये अयोध्या में दी गई थी। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस शहर में हुआ था, कुशीनगर में हुआ था। और राम मनोहर लोहिया का जन्म जो तत्कालीन फैजाबाद है, ठीक है, अंबेडकर नगर के अंदर था। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी कहाँ पर दी गई थी, गोरखपुर के अंदर दी गई थी। मंगल पांडे का जन्म और चित्तू पांडे का जन्म कहाँ पर हुआ था, ये बलिया के अंदर हुआ था आपका। इसके अलावा स्वामी सहजानंद सरस्वती का जन्म ये गाजीपुर के अंदर हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म, दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु मुगल सराय वाले इलाके में, चंदौली जो जिला है वहाँ से रिलेटेड है आपका। इसके अलावा बात करें आपका पंडित रविशंकर का जन्म, उस्ताद बिस्मिल खां की कर्मस्थली कबीर का जन्म, बुद्ध का पहला उपदेश सारनाथ में, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म, रैदास का जन्म और गिरिजा देवी जो कि ठुमरी गायिका की काफ़ी प्रसिद्ध आपकी नृत्यांगना है, ये आपका वाराणसी से रिलेटेड है, वाराणसी राज्य से रिलेटेड है ये लोग। इसके अलावा आपका कौशाम्बी, ठीक है, तो कौशाम्बी जो है आपका ये मलूक दास का जन्म कौशाम्बी में हुआ। वहीं मदन मोहन मालवीय का जन्म, ध्यानचंद का जन्म, जवाहरलाल नेहरू का जन्म, मोतीलाल नेहरू का जन्म कर्मस्थली, और आपका चंद्रशेखर आजाद की शहीद स्थली ये कहाँ है, प्रयागराज में है। तुलसीदास का जन्म राजापुर चित्रकूट में होता है आपका। और गणेश शंकर विद्यार्थी का जन्म आपका फतेहपुर के अंदर होता है। इसके अलावा बात करें हम आपका तो कानपुर नगर के अंदर तो नाना साहिब अजीजन बेगम की कर्मस्थली और तात्या टोपे द्वारा 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया जाना कानपुर नगर से, ठीक है। इसके अलावा अल्लाह उदुल ये कहाँ से रिलेटेड थे, तो ये महोबा से रिलेटेड थे आपके। वही बात करें बान भट्ट की कर्मस्थली कन्नौज है। बीरबल का जन्म स्थान कालपी जालौन के अंदर है।
और रानी लक्ष्मीबाई की कर्मस्थली झांसी है आपकी, ठीक है। इसके बाद में बात करें शेख सलीम चिश्ती, तो शेख सलीम चिश्ती, शेख फैजी का जन्म और अबुल फजल का जन्म ये आगरा में होता है इनका तीनों का। सर सैयद अहमद खां की कर्मस्थली आपकी क्या है, अलीगढ़ है। नेक्स्ट है आपका पांचाल महाजनपद बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद क्षेत्र में स्थित था। और पांचाल महाजनपद के उत्तरी भाग की राजधानी अच्छिन और दक्षिण भाग की राजधानी काम्पिल्य हुआ करती थी। वर्तमान मथुरा के सीमावर्ती क्षेत्र में सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा थी। वत्सा जो महाजनपद था, ठीक है, इसकी राजधानी का नाम क्या था, कौशाम्बी, ठीक है, क्या नाम था, कौशाम्बी। इसके अलावा दूसरी और तीसरी शताब्दी में जो मग थे, तो मगों की राजधानी हुआ करती थी कौशाम्बी। इस काल में कौशाम्बी ने राजनीतिक आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया था और आध नगरीय स्थल भी इसको कहा जाता है। इसके अलावा कौशाम्बी थेर पंथ, जो थेर शाखा है, ये आपके जो बौद्ध धर्म है थेरवाद, उसी से रिलेटेड है आपकी थेरवाद जो ब्रांच है। तो थेर पंथ का प्रमुख केंद्र भी रहा है और इस नगर को हुण नेता तोरमान ने काफी क्षति भी पहुंचाई थी। मल महाजनपद जो कि देवरिया गोरखपुर के क्षेत्र है, इसकी राजधानी क्या थी, मल जनपद की राजधानी थी आपकी कुशीनगर और पडरौना, ठीक है, कुशीनगर और पडरौना। इसके अलावा कुशीनगर की विस्तृत जानकारी की बात करें तो दिव्यादान, दीघ निकाय, कनिष्क के सिक्कों तथा फाहियान हिनसांग की यात्राओं का वर्णन यहाँ मिलता है। कुशीनगर पर हुनों का आक्रमण के साक्ष्य भी मिलते हैं। और कुशीनगर 483 ईसा पूर्व 80 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध नगर ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था कुशीनगर के अंदर, ठीक है, 80 वर्ष की उम्र में। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका कालसी, वर्तमान उत्तराखंड से अशोक का 14वां शिलालेख यहाँ से प्राप्त हुआ था, कालसी से। इसके अलावा ये यहाँ से संस्कृत पदों से उत्कीर्ण ईंटों की एक वेदी भी मिली है आपको, ठीक है, ईंटों की एक वेदी भी मिली है, जो तृतीय जो शताब्दी है के शासक शील वर्मन के अश्वमेध यज्ञ के स्थल के साक्ष्य मिले यहाँ से। गौतम बुद्ध का अधिकांश सन्यासी जीवन उत्तर प्रदेश में ही व्यतीत हुआ है। इसी कारण उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है। बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण तीनों वैशाख पूर्णिमा को ही हुए थे और इसीलिए बौद्ध धर्म में वैशाख पूर्णिमा को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इसके अलावा गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक काल कौशल राज्य में बिताया है, सबसे ज्यादा समय जो है यहाँ पर बिताया है गौतम बुद्ध ने। इसके अलावा बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से 16 महाजनपदों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। चेदी महाजनपद की राजधानी शक्तिमती या सोथीवंती बांदा के समीप स्थित थी। वहीं अयोध्या अभिलेख पुष्यमित्र सुंग शासक के अयोध्या के राज्यपाल धनदेव का है और इससे पता चलता है कि पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ भी कराए थे और एक तरीके से ब्राह्मणवाद का पुनर्जीवित करना भी आपका मगध डायनेस्टी में सुंग वंश का ही एक रोल है, ठीक है। उत्तर वैदिक युग से संबंध स्थल अंतर्जीत खेड़ा एटा जिले में स्थित है और गौरी मृदभांड का तथा कृष्ण लोहित मृदभांड की परंपरा चित्रित धूसर पात्र परंपरा ये आपके उत्तर प्रदेश से ही रिलेटेड है आपकी, ठीक है। अयोध्या का पुराना नाम अयाजसा क्या है, अयाजसा है आपका अयोध्या का पुराना नाम। इसके अलावा बौद्ध परंपरा के अनुसार अशोक ने एक स्तूप का निर्माण अयोध्या में कराया था। जैन ग्रंथों के अनुसार आदिनाथ सहित 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि अयोध्या थी। पुष्यभूति शासक हर्षवर्धन के काल में, हर्षवर्धन का काल कब से कब तक है, 606 से 647 तक। और हर्षवर्धन को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट भी बोला जाता है। कन्नौज नगर में महोदय नगर भी कहलाता है, ठीक है। इसके अलावा विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कन्नौज को महोदय बोला गया है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कन्नौज को क्या बोला गया है, महोदय। कन्नौज पर आधिपत्य के लिए गुर्जर प्रतिहार पाल राष्ट्रकूट यानी आपका एक तरीके से ट्राइंगल वॉर हुआ था और ये तीनों उसमें लड़े थे, ठीक है, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट तीनों लड़े थे। सर्वाधिक समय तक कन्नौज पर गुर्जर प्रतिहारों ने ही शासन किया है, ठीक है। इसके अलावा 1018 में महमूद गजनवी ने कन्नौज पर अटैक किया 1018 में। और आपका बौद्ध काल में कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर जिले के पिपरवा के पास में है और शाक्य गणराज्य की राजधानी थी। कपिल ऋषि के वास स्थान से इस स्थल का नाम कपिलवस्तु पड़ा, ठीक है। जो कपिल ऋषि थे
उन्हीं के नाम से इस स्थल का जो नाम है वो कपिलवस्तु पड़ता है। इसके अलावा सोहगोरा ताम्र लेक, तो सोहगोरा ताम्र लेक कहाँ पर है? ये गोरखपुर के अंदर मिला है। मौर्य काल का यह ताम्र लेक उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद से मिला है। इस ताम्र लेक से पता चलता है कि मौर्य काल में अकाल की स्थिति में जनता को अनाज का वितरण किया जाता था। ठीक है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण जैन तीर्थ स्थल कौन कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश के जैन धर्म के 5 तीर्थंकरों, जिसमें भगवान ऋषभनाथ जो कि पहले तीर्थंकर भी थे, दूसरे तीर्थंकर अजीतनाथ, और चौथे तीर्थंकर आपके अभिनंदन नाथ, पांचवें तीर्थंकर सुमित नाथ, और 14वें तीर्थंकर आपके अनंतनाथ का जन्म स्थल जो है वो क्या है? आपका अयोध्या है। ठीक है। तो किस किस तीर्थंकर का जन्म स्थान जो अयोध्या है जैन धर्म में? पहला, ठीक है, पहले पहले के हो जाएंगे, पहले के हो गया पहला, दूसरा, चौथा, ठीक है, पांचवा और 14वां। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका सप्तम तीर्थंकर भगवान सुपार्श्वनाथ, और 23वें तीर्थंकर भगवान पारसनाथ का जन्म स्थल क्या है? वाराणसी है, जिसको हम काशी बोलते हैं पुराना। कौशाम्बी जनपद का ग्राम पबोसा छठे तीर्थंकर भगवान पद्म प्रभु के द्वारा दिया जाता है। ठीक है। इसके अलावा श्रावस्ती तृतीय तीर्थंकर भगवान संभवनाथ विख्यात शोभानाथ मंदिर से संबंधित स्थल है आपका। इसके अलावा देवताओं के किले के रूप में विख्यात, देवताओं के किले के रूप में विख्यात प्राचीन जैन मूर्तियां शिल्प कला हेतु सुप्रसिद्ध स्थल कौन सा है आपका? देवगढ़ है। और महोबा गोखर पहाड़ पर चट्टानों को काटकर निर्मित 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाओं हेतु विख्यात है आपका। इसके अलावा है आपका कांकड़ी, कांकड़ी जो है आपका देवरिया में है। यह 9वें तीर्थंकर भगवान सुविधिनाथ यानी पुष्पदंत का निवास स्थल है आपका। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका प्रयागराज के अशोक स्तंभ पर हरिसेन द्वारा रचित समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति पत्र भी मिलता है देखने को। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका काशी का सर्वप्रथम उल्लेख जो है अथर्ववेद में देखने को मिलता है। काशी का सर्वप्रथम उल्लेख जो है वो अथर्ववेद में देखने को मिलता है। ठीक है। महाभारत के अनुसार इस नगर की स्थापना दिवोदास ने की थी। काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी थी। एटा जिले के कंटीगरा गांव में लगभग 200 से 600 ईस्वी पूर्व इसके वो है आपके उपकरण और जो आपके सबूत हैं वो देखने को मिलते हैं। ठीक है। इसके अलावा गढ़वा प्रयागराज से कुमारगुप्त प्रथम के 2 शिलालेख तथा स्कंदगुप्त का 1 शिलालेख प्राप्त होता है आपका। इसके अलावा भीतरी स्तंभ लेख गाजीपुर में पुष्यमित्रों और हुणों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन मिलता है। 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने गढ़वाल नरेश जयचंद कन्नौज के शासक थे, उनको पराजित किया था और उनको फिर मार दिया था। ठीक है। इसके अलावा देवगढ़ जो कि आपके कहाँ पर है? ललितपुर जिले के अंदर है। से वहाँ से आपके जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं गुप्त काल के वो प्राप्त हुए हैं और मूर्तिकला के साक्ष्य वहाँ से मिले हैं। और गुप्तकालीन मंदिरों में दशावतार मंदिर का उल्लेख जो है वो मिला है आपका। ठीक है। इसके अलावा दशावतार मंदिर की विशेषता यह है, इसमें 12 मीटर ऊंचा एक शिखर है, जो भारतीय मंदिर निर्माण में शिखर का संभवतः पहला उदाहरण देखने को मिल जाता है। तो ऐसे जो मंदिर निर्माण की कला है उसको हम क्या बोलते हैं? नागरी शैली बोलते हैं उसको। ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? नागरी शैली बोलते हैं इसको। जहां अन्य मंदिरों में केवल एक मंडप होता है, इसके विपरीत यहाँ 4 मंडप देखने को मिले। ठीक है। हर्षवर्धन प्रति 5वें वर्ष प्रयाग में महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था। ठीक है। इसके अलावा हर्षवर्धन का 628 ईस्वी का ताम्र दान पात्र लेख बांसखेड़ा से प्राप्त हुआ है। यह ब्राह्मी लिपि संस्कृत भाषा में लिखा गया है, जिसमें हर्ष की वंशावली, प्रशासनिक संरचना एवं सैनिक अभियानों का उल्लेख देखने को मिलता है। इस अभिलेख में हर्ष के हस्ताक्षरों की अनुलिपि उत्कीर्ण मिली है, देखने को मिली है। हर्ष के हस्ताक्षर मिले हैं, साइन मिले हैं। इसके अलावा गुप्तकालीन मंदिरों में भीतरगांव का जो मंदिर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये कानपुर नगर में स्थित है और इसको ईंटों से बनवाया गया था। ठीक है। तो गुप्त काल में जो ना मंदिर निर्माण कला की जो शैली है वो काफ़ी विकसित हुई थी और काफ़ी फैली भी थी। यह मंदिर केवल ईंटों से ही निर्मित है। इसकी विशेषता जो है, इसका शिखर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गुप्त काल में जो मंदिर बनाए गए थे उनके शिखरों के कारण वो काफ़ी फेमस हुए इस कारण से। ठीक है। तो ये जो शिखर का होना, उसके ऊंचे चबूतरे का निर्मित होना माना जाता है।
जो कि एक पिरामिड आकार के हुआ करते थे। जो पिरामिड होता है, ट्राइंगल जो होता है, उसी के आकार के टाइप के हुआ करते थे। इसके अलावा कुषाणों के पूर्वी साम्राज्य की राजधानी मथुरा थी। यहाँ से कुषाणों के सिक्के काफी मात्रा में मिले भी हैं। ठीक है। इसके अलावा 1018 में महमूद गजनवी ने मथुरा के मंदिरों को ध्वंस कर दिया था और उसकी लूटपाट भी करी थी। और 1670 में औरंगजेब ने मथुरा के कृष्ण मंदिर को नष्ट कर वहां जिसको वीर सिंह बुंदेला ने बनवाया था, उसको 1670 में आपका जो औरंगजेब था उसने उस मंदिर को बिल्कुल नष्ट कर दिया था। समुद्रगुप्त ने मथुरा के शासक गणपति नाग को पराजित भी किया था। ठीक है। मौर्योत्तर युग में मथुरा एशिया से संबंध रेशम मार्ग से जुड़ा हुआ था। और रेशम मार्ग को अगर किसी राजा ने कंट्रोल करा तो आपका जो कनिष्क था, कनिष्क के समय में कनिष्क ने रेशम मार्ग को कंट्रोल किया था पूरे तरीके से। चाइना से होते हुए पूरा आपका जो यूरोप वाला इलाका है वहां से कनेक्ट करता था। ठीक है। मध्य एशिया से, मध्य एशिया को पूरा कनेक्ट किया करता था आपका यूरोप और आपका जो उत्तरी दक्षिण अफ्रीका है उससे। मथुरा साटक वस्त्र निर्माण का प्रमुख केंद्र था। यह श्वेतांबर जैन मत का केंद्र था। यहाँ बौद्ध मत की सर्व सत्तावादी विचारधारा का उद्भव और विकास हुआ। संभवतः मथुरा कला शैली में बुद्ध की प्रथम मूर्ति का निर्माण भी हुआ और उसको देखने को भी मिला। 1018 में महमूद गजनवी ने मथुरा के मंदिरों को ध्वंस कर उसमें लूटपाट भी करी थी। और 1670 में औरंगजेब ने मथुरा के कृष्ण मंदिर, जिसको वीर सिंह बुंदेले बनवाया था, उसको नष्ट कर दिया था। राजघाट वाराणसी के समीप उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांड संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। वहीं श्रावस्ती के 3 प्रमुख व्यापारिक मार्ग जो है आपका उत्तरापथ, दक्षिणापंथ और मध्यपंथ, ये देखने को मिले हैं। जो आपके राजमार्ग के केंद्र में स्थित होने के कारण राजनीतिक व्यापारिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बन के रहा है आपका श्रावस्ती। और यहाँ के साहूकार अनाथ पिंडक ने जेतवन महाविहार बौद्धों को अनुदान में दे दिया था। ठीक है। इसके अलावा बात करें हम हस्तिनापुर, हस्तिनापुर की स्थापना हस्तिन नामक शासक ने की थी और महाभारत काल में यह कौरवों की राजधानी भी रही है। हड़प्पा युगीन अवशेष हुलास यहाँ से मिले हैं। हुलास खेड़ा से कुषाण काल से गुप्त काल तक के भौतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। और इसके अलावा बात करें यहाँ से कुषाण कालीन 200 मीटर लंबी सड़क, सुनियोजित जल निकासी व्यवस्था, कार्तिकेय की स्वर्ण प्रतिमा, चांदी के आहत सिक्के और कुषाणों के ताम्र सिक्के यहाँ से मिले। इसके अलावा यहीं से गुप्तकालीन दुर्ग के भग्नावशेष, चांदी तांबे के सिक्के, गुप्त लिपि के उत्कीर्ण मोहरे, हाथी दांत की कंघी और मोहरे व छापे यहाँ से देखने को मिली हैं। ठीक है। इसके अलावा मध्यकाल की बात करें तो मध्यकाल जो महत्वपूर्ण बिंदु है उत्तर प्रदेश के लिए, उसमें 831 में महोबा में चंदेलों ने अपनी राजधानी स्थापित करी। चंदेलों का राज्य जेजाक भुक्ति या जुजोती के नाम से चर्चित था। आगरा की स्थापना सुल्तान सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में करी। आगरा में स्थित मुसम बुर्ज ने हरम की महिलाएं पशु युद्ध देखती थी। आगरा में मीना बाजार लगता था और इसी बाजार में जहांगीर ने सर्वप्रथम नूरजहां को देखा और उसके बाद उससे प्यार हो गया और फिर शादी हो गई। ठीक है। मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है। बाबर ने अपनी राजधानी किसको बनाया था? आगरा को बनाया था बाबर ने अपनी राजधानी। इसके अलावा बात करें, आगरा के किले का निर्माण अकबर ने कराया था। नूरजहां ने आगरा में अपने पिता एतमादुल्ला का मकबरा भी बनवाया है। ठीक है। एतमादुल्ला का मकबरा भी बनवाया है। यह मकबरा श्वेत संगमरमर से बनाया गया है। इसमें अलंकरण के लिए पितरा दोहरा शैली का निर्माण भी किया गया है। और आपका ताजमहल है उसमें भी पितरा दोहरा शैली का इस्तेमाल ही किया गया है। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें आपकी, तो शाहजहां द्वारा निर्मित आगरा का ताजमहल, मोती मस्जिद स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ जीता जागता नमूना है आपका। और यूरोपियन यात्रियों राल्फ फिच बर्नियर ने आगरा के वैभव की प्रशंसा भी करी है काफी। इसके अलावा सल्तनत काल में कंडा प्रयागराज के निकट पश्चिम में गंगा तट पर स्थित महत्वपूर्ण एकता था। ठीक है। इसके अलावा सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के समय कड़ा का सूबेदार अलाउद्दीन खिलजी था। तो अलाउद्दीन खिलजी राजा बनने से पहले या सुल्तान बनने से पहले कहाँ का सुल्तान हुआ करता था? तो कड़ा का सुल्तान हुआ करता था। ठीक है। कहाँ का सुल्तान हुआ करता था? कड़ा का सुल्तान हुआ करता था। और इसके बाद में बात करें तो यहाँ से अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 में अपना देवगिरी अभियान भी शुरू करा था।
और 1296 में सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की हत्या अलाउद्दीन खिलजी ने करी और कड़ा नामक स्थान पर मारा था उसको। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी को कहाँ पर मारा था? तो जो कड़ा का जहाँ का सूबेदार था अलाउद्दीन खिलजी, वहां पर ही जलालुद्दीन खिलजी की डेथ हुई थी और वहां पर इसको मारा गया था। ठीक है, इसके अलावा एटा जनपद में स्वर्गदारी की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने करी थी आपकी। और इसके बाद भारत में तुर्कों के आगमन के समय कोइल, वर्तमान अलीगढ़, अलीगढ़ का पुराना नाम क्या है? कोइल है पुराना नाम, ओल्ड नेम क्या है इसका? तो कोइल है। ठीक है, तो नया नाम क्या है? अलीगढ़ है। तो अलीगढ़ पर राजपूतों का प्रभुत्व स्थापित था और कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 में कोइल पर अधिकार स्थापित किया और सुल्तान बहलोल लोदी ने बहलोल लोदी के समय कोइल की स्थानीय शासक ईशा खान हुआ करते थे और जिसने बहलोल लोदी की अधीनता को स्वीकार भी कर लिया था। 1023 में महमूद गजनवी ने कालिंजर को जीत लिया था। ठीक है, इसके अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक ने चंदेल शासक परमार देव को 1202 में कालिंजर में पराजित किया था। इसके अलावा 1545 में कालिंजर के सैन्य अभियान के दौरान ही बारूद विस्फोट से शेर शाह सूरी की डेथ हो गई थी। और मुगल सम्राट अकबर ने 1569 में कालिंजर के शासक रामचंद्र को पराजित करा था। ठीक है, और 12वीं शताब्दी के अंत में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कालपी यानी जालौन जिला को दिल्ली सल्तनत का अंग बनाया था। ठीक है, किसने बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था दिल्ली सल्तनत का अंग। इसके अलावा बात करें अकबर के नवरत्नों में शामिल बीरबल कालपी से संबंधित था। यहाँ से बीरबल का रंगमहल मुगल कालीन टकसाल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। मुगल सम्राट बाबर ने चुनार पर अधिकार भी प्राप्त किया था। इसके अलावा शेर शाह सूरी के दमन के क्रम में हुमायूं ने चुनार के किले की घेराबंदी भी करी थी, परंतु शेर शाह ने चुनार पर अपना नियंत्रण स्थापित करने में सफलता प्राप्त कर ली थी। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने 1358 से 1359 ईस्वी में अपने बड़े भाई मोहम्मद तुगलक उर्फ जोना खान के सम्मान में जौनपुर नगर की स्थापना भी करी है। इसके अलावा तुगलक वंश के पतन के दौर में जौनपुर मलिक हुसैन सरकी के नेतृत्व में 1394 में स्वतंत्र हो गया था और सरकी सल्तनत की जौनपुर में स्थापना हुई थी। ठीक है, तो जौनपुर नगर जो है आपका, तो एग्जाम में कई बार आ जाता है, सरकी सल्तनत जो है ये कहाँ पर थी? तो ये उत्तर प्रदेश के अंदर थी और जौनपुर नगर में थी। ठीक है, सरकी सल्तनत के दौरान जौनपुर को सिराज ए हिंद भी कहा जाता था आपका। इसके अलावा बात करें 1613 में, तो 1613 में ओरछा शासक वीर सिंह बुंदेला ने झांसी की स्थापना करी। 1732 में जैतपुर युद्ध के बाद झांसी को ओरछा के शासक छत्रसाल ने पेशवा बाजीराव प्रथम को सौंप दिया था। और रानी लक्ष्मीबाई झांसी के स्वतंत्र राज्य के शासक गंगाधर राव की पत्नी थी। ठीक है, उन्होंने 1857 ईस्वी में स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी। और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई का महल है, महादेव मंदिर और मेहंदी बाग आज भी यहाँ पर विद्यमान है। इसके अलावा बादशाह अकबर ने प्रयाग की पुनर्स्थापना कर इसे इलाहाबाद नाम दिया था। यहाँ के किले का निर्माण भी अकबर ने ही कराया था। अकबर फतेहपुर सीकरी आगरा के निकट को शेख सलीम चिश्ती के कारण पवित्र भूमि मानता था। इसके अलावा सलीम, जिसका राजा बनने के बाद नाम जहांगीर पड़ गया था, तो जहांगीर का जन्म फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती के खानकाह में ही हुआ था। ठीक है, इसके अलावा 1571 से लेकर 1585 तक मुगल साम्राज्य की राजधानी भी रही है आपकी फतेहपुर सीकरी। इसके अलावा फतेहपुर सीकरी के स्थापत्य के उदाहरण शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, बुलंद दरवाजा, जामा मस्जिद, जोधाबाई का महल, दीवाने खास, बीरबल का महल, मरियम का महल, पंचमहल आदि हैं। सल्तनत काल में बदायूं सर्वाधिक महत्वपूर्ण एकता थी आपकी। और सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश जो है आपका बदायूं का इक्तादार रहा है। ठीक है, इसके अलावा लखनऊ के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह यहाँ से आते थे और 1856 ईस्वी में अंग्रेजों ने उनको पदच्युत यानी उनको पद से उनको हटा दिया था और उसके बाद में अवध को ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बना लिया गया था। तो ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा जो बनाया गया था वो बनाया गया था आपका लॉर्ड डलहौजी के समय में। ठीक है, लखनऊ कथक नृत्य का केंद्र है। यहाँ इमारतों में इमामबाड़ा, भूल भुलैया, छतर मंजिला आदि प्रमुख हैं, देखने को मिलती हैं। 1857 के महान पल्लव की वीरांगना बेगम हजरत महल, ठीक है, जो महान विप्लव थी उनकी वीरांगना थी बेगम हजरत महल ने लखनऊ से
अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करके जाट नेता बदन सिंह और सूरजमल ने अपने भरतपुर राजधानी जो थी वो मथुरा को घोषित कर दिया था। ठीक है, तो इसके अलावा नेक्स्ट आपका फिरोज शाह तुगलक ने अशोक स्तंभ मेरठ से मंगाकर दिल्ली में स्थापित करा था। इसके अलावा नवाब आसफुद्दौला के समय अवध की राजधानी क्या थी? फैजाबाद थी। और सॉरी, नवाब आसफुद्दौला के समय अवध की राजधानी फैजाबाद से बदल कर क्या कर दी गई थी? लखनऊ कर दी गई थी। बात करें उत्तर मध्यकाल में उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी, तो 1707 में औरंगजेब की डेथ के बाद में 1757 में प्लासी के युद्ध तक वर्तमान उत्तर प्रदेश में 5 स्वतंत्र राज्य स्थापित हो चुके थे। मेरठ बरेली के उत्तर में नाजिब खान नामक पठान नेता का राज्य था। दोआब क्षेत्र में रुहेलों के अंतर्गत रुहेलखंड राज्य स्थापित किया गया था। और इसके बाद में फर्रुखाबाद की हम बात करें तो फर्रुखाबाद के बंकस पठानों के अंतर्गत मध्य दोआब का राज्य आता है। अवध व पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों पर अवध के नवाब का शासन था। बुंदेलखंड क्षेत्र पर मराठों का आधिपत्य था। 1761 में बात करें तो पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों, जाटों, राजपूतों की पराजय ने बक्सर के युद्ध 1764 में होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अवध के नवाब शुजा-उद-दौला, बंगाल के पूर्व नवाब मीर कासिम तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की पराजय ने उत्तर भारत का भाग्य निर्धारित करा था। 1765 में अब बात करें तो 1765 में अंग्रेजों और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के बीच में जो संधि होती है वो इलाहाबाद की संधि उत्तर प्रदेश के अंदर ही होती है। इसके बाद में 1765 ईस्वी से 1772 तक शाह आलम अंग्रेजों के संरक्षण में इलाहाबाद में रहा। ठीक है, और 1772 में मराठों के संरक्षण में दिल्ली पहुंचा। इसके बाद बात करें आपकी तो 1774 में अंग्रेजों ने रोहेला सरदार रहमत खान को शाहजहांपुर, ठीक है, 1774 में अंग्रेजों ने रोहेला सरदार रहमत खान को शाहजहांपुर जो कि मीरानपुर कटरा के पास है, वहां पर जो पराजित था और उसके रुहेलखंड को अवध में सम्मिलित कर लिया गया था। ठीक है, इसके अलावा 1775 ईस्वी में शुजा-उद-दौला की मृत्यु के पश्चात आसफ-उद-दौला अवध का नवाब बनता है। 1775 के अंदर आसफ-उद-दौला ने अंग्रेजों से फैजाबाद की संधि कर बनारस का क्षेत्र अंग्रेजों को सौंप दिया था। ठीक है, इसके अलावा बात करें आपको इसी संधि के दौरान वोरेन हेस्टिंगस ने अवध की बेगमों की संपत्ति की सुरक्षा की गारंटी भी ली थी। इसके अलावा आसफुद्दौला ने मुहर्रम बनाने के लिए लखनऊ में एक बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण भी कराया था। इसमें स्तंभों का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, ये जो इमामबाड़ा है इसमें जो पिलर्स हैं उसका यूज नहीं किया गया है। इसके अलावा बनारस के राजा चैत सिंह ने 1780 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा अधिकाधिक धन मांगे जाने का विरोध किया और फलस्वरूप हुआ क्या, तो राजा चैत सिंह को हटाकर महीप नारायण सिंह को बनारस का नया राजा बनाया गया। इसके अलावा 1797 ईस्वी में आसफ-उद-दौला की मृत्यु के पश्चात सादत अली खान 1798 में अवध का नवाब बनता है और इसने इलाहाबाद का किला अंग्रेजों को सौंप दिया। बात करें 1857 का विद्रोह और उत्तर प्रदेश। 1857 के विद्रोह जो है आपका उत्तरी भारत की जनता, जमींदारों, राजाओं ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध एक महान विद्रोह किया जिसे वीर सावरकर ने भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम की संज्ञा भी दी है। इसके बाद में बात करें तो 26 फरवरी 1857 को कलकत्ता से 120 मीटर की दूरी पर स्थित बहरामपुर के 19वीं देसी सैनिक टुकड़ी ने अंग्रेजों के विरुद्ध जो है चर्बी युक्त कारतूस थे उनके खिलाफ उनको यूज करने से इनकार कर दिया था, जिससे कि विद्रोह की चिंगारी भड़की। ठीक है, और कलकत्ता के निकट बैरकपुर की 34वीं देसी सैनिक छावनी ने मंगल पांडे जो कि जिसका हिस्सा थे, उन्होंने सबसे पहले इस क्रांति में विद्रोह करने की कोशिश करी और 29 मार्च 1857 को खुला विद्रोह कर लेफ्टिनेंट हेनरी बाग पर गोली चला दी। इसके बाद में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को पकड़कर उनको फांसी पर लटका दिया गया। इस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग हुआ करते थे। जब 1857 की क्रांति शुरू हो चुकी थी, मंगल पांडे ने एनफील्ड राइफलों के लिए नए प्रकार के कारतूसों का प्रयोग करने से उनका विरोध किया था, क्योंकि उन पे गाय और सुअर की चर्बी लगी होती थी और जिनको मुंह से छीलना होता था। ठीक है, इन कारतूसों का प्रयोग करते समय इन्हें मुंह से खोलना होता था, जिससे कि उनके आपस में उनके जो धार्मिक भावनाएं उनको चोट पहुंची। इसके अलावा बात करें 24 अप्रैल
24 अप्रैल 1857 को मेरठ के देसी सेना ने नए कारतूसों को छूने से मना कर दिया, जिससे क्रुद्ध अंग्रेज अधिकारियों ने 9 मई 1857 को सैनिक की वर्दी उतरवा दी। परिणाम स्वरूप हुआ क्या, 10 मई 1857 को पूरी छावनी ने सैनिकों ने मिलकर विद्रोह की घोषणा कर दी। ठीक है, इसके अलावा बात करें हम तो 11 मई 1857 को मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने दिल्ली पर अधिकार कर भारत के अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की लीडरशिप में विद्रोह की शुरुआत कर दी थी। ठीक है, इसके अलावा विद्रोही सैनिकों ने दिल्ली में 6 सैनिकों और 4 नागरिकों की जलसा नामक समिति का गठन भी किया, जिसने दिल्ली का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया। ठीक है, इसके बाद 1857 ईस्वी के इस विद्रोह से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र अवध बुंदेलखंड थे। 1857 ईस्वी के इस विद्रोह में दोआब क्षेत्र ने सक्रिय योगदान दिया। इसके अलावा बात करें 1857 ईस्वी के इस विद्रोह में शीघ्र ही आपका अलीगढ़, बरेली, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद आदि स्वतंत्र कराने के बाद विद्रोही सैनिकों ने जमींदारों ने वहां पर अपनी सरकार स्थापित कर दी। 1857 ईस्वी के विद्रोह का विस्तार इटावा, मैनपुरी, एटा, मथुरा, शाहजहांपुर, बदायूं, आजमगढ़, सीतापुर, लखीमपुर खीरी और बाराबंकी के इलाके में फैल गया था। अवध की बेगम हजरत महल ने लखनऊ में 1857 की क्रांति का विद्रोह का नेतृत्व किया अंग्रेजों के खिलाफ, और उनके अल्पवयस्क पुत्र जो बिजरिस कादिर थे उनको अवध का नवाब घोषित करके और युद्ध की कमान अपने हाथ में ले ली। इसके अलावा 21 मार्च 1858 को कालिन कैंपबेल द्वारा लखनऊ पर पुनःअधिकार कर लिया गया। 1857 ईस्वी के विद्रोह में कानपुर, बिठूर के प्रशासन पर नाना साहिब का अधिकार था। ठीक है, और नवंबर 1857 में विद्रोहियों ने अंग्रेज जनरल विंडहम को कानपुर के निकट पराजित कर दिया। पंडित सुंदरलाल की पुस्तक भारत में अंग्रेजी राज के अनुसार कानपुर पर विद्रोहियों का अधिकार होने के बाद बंदी अंग्रेज स्त्रियों व बच्चों की हत्या के लिए विद्रोहियों को उकसाने वाली आजीजन बेगम थी। ठीक है, जिनको बाद में फांसी दे दी गई थी, और एक नाचने गाली वाली महिला थी। 1857 ईस्वी के विप्लव के पश्चात, यानी जो विद्रोह था उसके पश्चात, प्रशासन पर खान बहादुर खान रोहिला सैनिक अधिकारी ने अधिकार कर लिया था। ठीक है, इसके अलावा 1857 ईस्वी के विद्रोह में इलाहाबाद, अब प्रयागराज जो है, नेतृत्व के पेशे में अध्यापक मौलवी लियाकत अली ने इलाहाबाद में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। 1858 में कैप्टन नील द्वारा इलाहाबाद पर अधिकार कर लिया था। 1857 ईस्वी के विद्रोह के महान योद्धा तात्या टोपे ने अपनी गनीमी कावा रणनीति, या जिसको हम छापामार नीति भी कहते हैं, अंग्रेजों को भयभीत कर दिया था इस नीति से। इसके अलावा 7 अप्रैल 1859 को, ठीक है, 7 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे को गिरफ्तार करके उन पर शिवपुरी के सैनिक न्यायालय में मुकदमा चलाया गया और 1859 को उनको फांसी दे दी गई थी फिर बाद में। ठीक है, संयुक्त प्रांत में अब बात करें फिर आपकी, संयुक्त प्रांत में 1857 के विद्रोह में जनजातीय स्थानीय जनता ने अगस्त 1857 से भाग लेना प्रारंभ कर दिया था। जून 1858 में संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश में विद्रोही तरह से समाप्त हो गया था। 1 नवंबर 1858 को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने घोषणा करी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से सत्ता लेकर अपने हाथों में ले ली। ठीक है, और कंपनी रूल खत्म करके आपका जो क्राउन रूल है वो स्टार्ट हो चुका था। इसके अलावा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया और 1858 को दिल्ली डिवीजन को उत्तर प्रदेश से अलग कर दिया गया। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में बनारस के भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी पत्रिका कवि वचन सुधा में स्वदेशी आंदोलन का समर्थन भी किया है और विदेशी शासन के खिलाफ जिहाद का नारा देने के उद्देश्य से 1866 में मोहम्मद कासिम नानोतवी और राशिद अहमद गंगोही ने देवबंद में इस्लामी मदरसे की स्थापना करी। इसके अलावा बात करें हम अलीगढ़ में सर सैयद अहमद खान ने 1875 में मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जिसका वर्तमान में नाम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना करी थी। ठीक है, 1875 में। इसके बाद सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों की स्थिति सुधारने के लिए अलीगढ़ आंदोलन भी चलाया और 28 दिसंबर 1985 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन, जो कि कहाँ पर हुआ था, मुंबई,
और इसमें 72 लोगों ने, 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ठीक है, और इसमें से उत्तर प्रदेश में से कौन कौन लोग थे जो 72 प्रतिनिधियों में शामिल थे? तो इसमें आपका गंगा प्रसाद वर्मा, प्राणनाथ पंडित, मुंशी ज्वाला प्रसाद, जानकी नाथ घोषाल, रामकली चौधरी, बाबू शिव प्रसाद चौधरी, बाबू जमुना दास और लाला बैजनाथ, ये लोग प्रमुख थे। इसके अलावा बात करें आपकी, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में 1947 तक कुल 9 अधिवेशन हुए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो हर साल अधिवेशन होते थे, तो 1885 से लेकर 1947 तक जितने भी अधिवेशन हुए, उन सभी अधिवेशनों में 9 अधिवेशन उत्तर प्रदेश के अंदर हुए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक तीन बार अधिवेशन इलाहाबाद और लखनऊ में हुए। इलाहाबाद में 88 में हुए, जिसके अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। 1892 में हुआ, जिसका अध्यक्ष आपके W.C. बैनर्जी। 1910 में हुआ, जिसका अध्यक्ष सर विलियम वेंडरबर्न थे। लखनऊ इसके बाद में 1899 में होता है, जिसका अध्यक्ष रमेश चंद्र दत्त थे। इसके अलावा 1916 में होता है, जिसके अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे। और वहीं होता है आपका 1836 के अंदर, जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, इलाहाबाद अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, और लखनऊ के अतिरिक्त 3 अन्य शहरों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन हुए। 1905 में बनारस, जिसके अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे। 1925 में कानपुर में हुआ, इसके अध्यक्ष श्रीमती सरोजनी नायडू थी। और 1946 में मेरठ में हुआ, जिसके जो अध्यक्ष थे वो आचार्य JV कृपलानी हुआ करते थे। ठीक है, इसके अलावा बात करें 1888 में प्रांत के गवर्नर सर ऑकलैंड कॉल्विन ने इलाहाबाद के कांग्रेस अधिवेशन में रुकावट डालने का प्रयत्न किया। बनारस के राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद भी कांग्रेस के विरोधी और अंग्रेजों के पक्षधर थे। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का अधिवेशन एक साथ लखनऊ में संपन्न हुआ। इसी सम्मेलन में प्रसिद्ध कांग्रेस लीग समझौता भी हुआ, और कांग्रेस के इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा की गई थी। असहयोग आंदोलन के दौरान बनारस में राष्ट्रीय शिक्षा के विकास हेतु राष्ट्र रत्न शिव प्रसाद गुप्ता द्वारा काशी विद्यापीठ की स्थापना की गई। असहयोग आंदोलन के दौरान अवध प्रांत के किसानों ने गैर कानूनी उगाही के विरुद्ध आंदोलन का प्रारंभ किया। अगस्त 1928 में लखनऊ राजा महमूदाबाद के भव्य महल के बाग में सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसके बाद बात करें, नवंबर 1928 में साइमन कमीशन का लखनऊ में बहिष्कार किया गया, और इसका नेतृत्व पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। 1923 में चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में इलाहाबाद में स्वराज पार्टी का निर्माण भी किया गया था, और उसका प्रथम अधिवेशन भी यहाँ हुआ था। इसके अध्यक्ष CR दास और महासचिव मोतीलाल नेहरू थे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का प्रथम सम्मेलन पेरियार की अध्यक्षता में दिसंबर 1925 कानपुर में होता है। ठीक है, इसके अलावा सितंबर 1924 में कानपुर के एक पत्रकार सत्यभक्त ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना करी। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने करी थी? तो ये करी थी आपके जो एक पत्रकार थे सत्यभक्त, उन्होंने। ठीक है, 1924 में कानपुर के अंदर। प्रताप व प्रभु बोलशेविज्म का प्रचार करने वाले कानपुर में छपने वाले अखबार थे। और 1918 में गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी, मदन मोहन मालवीय उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना की इन लोगों ने मिलकर 1918 के अंदर। बाबा रामचंद्र ने 17 अक्टूबर 1920 को प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन भी किया था। ठीक है, इसके अलावा बात करें भाई आपका अगला, तो इसमें नेक्स्ट है आपका संयुक्त प्रांत में लखनऊ के समीपवर्ती क्षेत्र में 1920-1922 के मध्य किसानों के बीच चले एक आंदोलन का नेतृत्व मदारी बासी नामक किसान ने किया था। यह आंदोलन सीतापुर, लखनऊ, मलिहाबाद, हरदोई, उन्नाव, फतेहपुर, फर्रुखाबाद में फैला हुआ था। उपर्युक्त आंदोलन का मुख्य उद्देश्य किसानों के बीच सांप्रदायिक एकता को बनाए रखना और जमींदारों के शोषण का विरोध करना था। ठीक है, इसके अलावा बात करें हम, इस आंदोलन से जुड़े मुखिया कृषकों को अपनी बैठक में निमंत्रित करने के लिए सुपारी का उपयोग किया गया था। इसके अलावा 9 अगस्त 1925 को लखनऊ ट्रेन डकैती जो था, जिसको काकोरी में लूटा गया था ट्रेन को, तो काकोरी रेल लूट को अंजाम 9 अगस्त 1925 को दिया जाता है। ठीक है, जिसमें जो रेलवे का खजाना था, सरकारी खजाना, उसको लूटा जाता है। इस कांड में शामिल राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन लाल को फांसी दे दी जाती है, और राम प्रसाद खत्री एवं
मनमथनाथ गुप्ता आदि को दीर्घकालीन कारावास यानी आजीवन कारावास की सजा दी जाती है। उसमें जो आपके चंद्रशेखर आजाद है वो बच के भाग निकलते हैं। ठीक है, तो रामप्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में फांसी दी गई, अशफाकुल्ला खान को फैजाबाद अयोध्या जो है उसमें फांसी दी गई थी, रोशन सिंह को नैनी इलाहाबाद के अंदर फांसी दी गई थी और राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में फांसी दी गई थी। ठीक है, और इस कांड में क्रांतिकारियों की तरफ से मुकदमा चंद्र भानु गुप्ता ने लड़ा था, जो श्रीगुप्त बाद में 7 दिसंबर 1960 से 1 अक्टूबर 1963 तक मुख्यमंत्री भी रहे हैं उत्तर प्रदेश के। ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत संयुक्त प्रांत में वर्ष 1937 में गठित कांग्रेस सरकार के प्रधानमंत्री भी रहे हैं आपके। और संयुक्त प्रांत की कांग्रेस सरकार ने अक्टूबर 1939 में एक विस्तृत अधिनियम के द्वारा कुटीर उद्योगों की स्थापना के साथ साथ काश्तकारों के समस्याओं के समाधान का भी प्रयास किया है। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी को पूना के आगा खां महल में तथा जवाहरलाल नेहरू को अहमदनगर किले में बंदी बनाकर रखा गया था। इसके अलावा 16 अगस्त 1942 में संयुक्त प्रांत के बलिया में भारत छोड़ो आंदोलन के पक्ष में प्रबल जन संघर्ष छिड़ गया। परिणाम स्वरूप चीतू पांडे के नेतृत्व में बलिया में एक राष्ट्रीय सरकार का निर्माण भी किया गया था। तो ये वो आंदोलन था जिसमें समानांतर सरकारों का निर्माण किया गया था, जिसमें चीतू पांडे ने बलिया में किया था। 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता प्राप्त होने के समय संयुक्त प्रांत में कांग्रेसी सरकार का गठन पंडित गोविंद वल्लभ पंत के नेतृत्व में किया गया था। इसके बाद में उत्तर प्रदेश का नामकरण की अगर हम बात करें तो अंग्रेजी राज्य की स्थापना के प्रथम चरण में यह प्रांत अवध के अतिरिक्त बंगाल प्रेसिडेंसी का ही एक हिस्सा हुआ करता था और इसे सुविधा अनुसार पश्चिमी प्रांत के नाम से जाना जाता था। 1833 के अधिनियम के तहत 1834 में आगरा प्रेसिडेंसी का निर्माण कर इसे बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर दिया गया था। ठीक है, इसके अलावा 1836 में इसका नाम बदलकर उत्तर पश्चिमी प्रांत कर दिया गया था और इसका मुख्यालय आगरा को बनाया गया था। 1856 में अवध को भी ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया गया। 1858 में इस प्रांत का मुख्यालय आगरा से बदलकर इलाहाबाद कर दिया गया और अवध और उत्तर पश्चिमी प्रांत का प्रशासनिक और न्यायिक विभाजन जो है 1877 तक बना रहा और अवध का प्रशासनिक व न्यायिक मुख्यालय लखनऊ रहा। उत्तर पश्चिमी प्रांत का मुख्यालय इलाहाबाद रहा। 1877 में इन दोनों प्रांतों का एक एक कर दिया गया और उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा और अवध कर दिया गया। ठीक है, 1902 में इसका नाम बदलकर आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत कर दिया गया और 2 नवंबर 1925 को प्रदेश की राजधानी इलाहाबाद से बदलकर लखनऊ को कर दिया गया और प्रदेश का उच्च न्यायालय इलाहाबाद में ही बना रहा। ठीक है, इसके बाद में लखनऊ में उच्च न्यायालय की एक न्यायिक पीठ का भी गठन किया गया है इलाहाबाद की। 1935 में एक प्रांतीय सचिवालय के इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरण का कार्य पूरा करने के बाद लखनऊ को इस प्रांत की राजधानी घोषित कर दिया गया। फिर बात करें 1937 में इसका नाम संक्षिप्त करके क्या बनाया गया। 1937 में इसका नाम संयुक्त प्रांत रख दिया गया पूरे तरीके से। 24 जनवरी 1950 से इसका नाम संयुक्त प्रांत के स्थान पर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। तो संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश कब किया गया? 24 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को भारत के गणतंत्र बनाने के साथ यह भारत गणतंत्र का एक राज्य बन गया और 24 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाने लगा। ठीक है, और हर साल मनाया जाता है उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को। इसके अलावा 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश को विभाजित किया गया और जो तत्कालीन 27वें राज्य के रूप में उत्तराखंड का गठन किया गया। तो उत्तर प्रदेश से कौन सा राज्य अलग हुआ था? तो उत्तराखंड अलग हुआ था। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के कुछ हथकरघा उद्योगों की बात कर लें तो उत्तर प्रदेश में जो हथकरघा उद्योग है भारत के सबसे बड़े हथकरघा उद्योगों में से एक है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख औद्योगिक नगर कानपुर है आपका। 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश के राज्यों में महाराष्ट्र के बाद दूसरे स्थान पर आता है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख चीनी उत्पादक जिलों में गोरखपुर, गाजियाबाद, मेरठ, कानपुर, शाहजहांपुर, लखनऊ, वाराणसी, अयोध्या, बस्ती और बरेली को शामिल किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में उत्तर प्रदेश में गुड़ बनाने के प्रमुख केंद्र में सीतापुर, बरेली, मुजफ्फरनगर, मेरठ जिले आते हैं। सूती वस्त्र उद्योग की दृष्टि से उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पर आता है। सूती वस्त्र मिलें उत्तर प्रदेश के कानपुर, मेरठ, आगरा, बरेली, गाजियाबाद, हरदोई, हाथरस, अलीगढ़, सहारनपुर, बदायूं, मऊ, वाराणसी, रामपुर, मुरादाबाद, मिर्जापुर, मोदीनगर आदि जिलों में स्थापित की गई। ठीक है, इसके बाद में उत्तर प्रदेश भारत का मैनचेस्टर उत्तर प्रदेश में
कौन सा ऐसा शहर है जिसको उत्तर भारत का मैनचेस्टर बोला जाता है? तो कानपुर को बोला जाता है। उत्तर प्रदेश के कानपुर, मिर्जापुर, शाहजहांपुर आदि जिले में ऊनी वस्त्र उद्योगों को स्थापित किया गया है, केंद्र बनाए गए हैं वहां पर। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ प्रमुख कारखानों की हम बात कर लें, जैसे डीजल लोकोमोटिव, आपका लोकोमोटिव वर्कस है, ये मडुवाई आपका वाराणसी के अंदर है, ठीक है, मडुवाडीह, ठीक है, मडुवाडीह। सिंगरौली कोयला खान जो है आपकी सिंगरौली सोनभद्र के अंदर है। उर्वरक कारखाना आपका फूलपुर, प्रयागराज, गोंडा, गोरखपुर और आंवला बरेली के अंदर है। मॉडर्न बेकरीज ये कानपुर के अंदर है। नैनो एरोस्पेस कहाँ पर है ये? तो ये नैनी के अंदर है आपका, नैनी एरोस्पेस। इसके अलावा इंडियन टेलीग्राफ इंडस्ट्री, तो ये कहाँ है आपका? रायबरेली, नैनी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, ये कानपुर, लखनऊ, जगदीशपुर, अमेठी के अंदर, ठीक है। डीप फ्रिज मीट प्लांट, ये कहाँ है? टूंडला, फिरोजाबाद के अंदर है। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री कहाँ पर है? झांसी के अंदर है। सीमेंट कारखाना चुर्क और डाला, डाला कहाँ है? सोनभद्र के अंदर है आपका, ठीक है। इसके अलावा बात करें आपका अपट्रोन कैपेसिटर लिमिटेड, ये कहाँ पर है आपका? लखनऊ के अंदर है। इसके बाद हम बात करें भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान, ये कानपुर के अंदर है। उर्वरक कारखाना इफ्को, ये आपका आंवला बरेली के अंदर और फूलपुर प्रयागराज के अंदर है। तेल शोधक कारखाना मथुरा में है आपका, ठीक है। हिंडाल्को इंडस्ट्री जो कि एल्युमिनियम से रिलेटेड है, ये रेणुकूट सोनभद्र के अंदर है आपका। इसके बाद में बात करें आपका परमाणु शक्ति केंद्र, ये कहाँ पर है आपका? ये नरोरा बुलंदशहर के अंदर है, ठीक है। जो आपका रिएक्टर है वो बुलंदशहर नरोरा के अंदर है, या नरोरा जो है बुलंदशहर के अंदर है। कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड, ये कहाँ पर है आपका? कानपुर के अंदर है। उत्तर प्रदेश के स्टार्टअप नीति की बात कर ले हम, स्टार्टअप नीति 2020, तो इसमें देख लेते हैं उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ तथ्य आपके। जैसे 8 जुलाई 2020 को राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020 को शुरू किया गया। इसका लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य है राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग के अंतर्गत प्रदेश के 3 शीर्ष राज्यों में लाना, ठीक है। इसके अलावा 100 इंक्यूबेटर्स तथा राज्य के प्रत्येक जनपद में कम से कम 1 इंक्यूबेटर्स की स्थापना की जाए। स्टार्टअप के लिए कम से कम 1 मिलियन वर्ग फुट इंक्यूबेशन एक्सीलरेशन स्थान का विकास सहायता, और राज्य में कम से कम 10,000 स्टार्टअप की स्थापना की जाए, ठीक है। इसके अलावा यह नीति जो है अधिसूचना की तिथि से 5 वर्षों के लिए वैध रहेगी, और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के साथ अन्य क्षेत्रों व कृषि, चिकित्सा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, खादी, ग्राम उद्योग, शिक्षा, पर्यटन और परिवहन आदि मामलों में इसको बढ़ाने में काम किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एक इकोसिस्टम भी, एक कंप्लीट इकोसिस्टम भी रेडी कराया जाएगा, और सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप वर्तमान में उत्तर प्रदेश से 1800 से अधिक स्टार्टअप इकाइयां उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग भारत सरकार के द्वारा पंजीकृत हैं, ठीक है। इसके अलावा स्टार्टअप इकाइयों के वित्त पोषण के लिए सिडबी के साथ 1000 करोड़ रुपए के स्टार्टअप फंड व यूपी एंजल नेटवर्क की स्थापना की गई है। जो इसके अलावा एक ऑनलाइन पोर्टल भी इसके लिए बनाया गया है आपका, ठीक है। यह नीति प्रदेश के युवाओं को रोजगार आकांक्षी के बजाय रोजगार प्रदाता के रूप में ढालने में सहायक होगी, जिसमें 50,000 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष व 1 लाख व्यक्तियों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार दिए जाएंगे। इस नीति में वर्ष 2022 में संशोधन हुआ था, और योजनाएं, नीति वगैरह जो है इसमें डाली गई हैं। और